एक गरीब जवान इंसान अपनी 3 छोटी-छोटी बहनों से ये कह के जाता है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल गई है, तो उसका ज़्यादा चिंता मत करना, मैं शाम को तुम लोगों के लिए बढ़िया-सा खाना लेके आऊँगा। पर बदकिस्मती से हमारा एमसी कभी वापस नहीं आ पाता। रात हो जाती है और उसकी बहनें इंतज़ार ही करती रहती हैं। पर दूसरी तरफ हमारे एमसी को धोखा मिलता है क्योंकि जिसने उसे हायर किया था, वो अपने मॉन्स्टर्स के लिए खाने की तलाश में था और हाँ, हमारा एमसी अब खाना बन चुका है। पर ये तो बस कहानी की शुरुआत थी क्योंकि अपना एमसी दोबारा जन्म लेता है, जिसने उसे हायर किया था उसी कॉन्ट्रैक्टर के बच्चे के रूप में। पर यहाँ एक ट्विस्ट है क्योंकि उसने एक स्पेशल पावर को अवेकन किया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने सो कॉल्ड फादर से कैसे डील करने वाला है, क्योंकि वो पैदा होने के साथ ही ज्यादातर एडल्ट पावरफुल पर्सन से भी ज्यादा ताकतवर है। पर यहाँ हमारे एमसी को अपनी पावर के साथ साथ अपनी 3 छोटी छोटी बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जो जैसे तैसे करके जी ही रही हैं। वेलकम बैक गाइस, आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक धांसू सीरीज को लेके आ चुका हूँ। कहानी का इंट्रो तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में, जहाँ एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है। पर ये औरत अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे कैजुअली अपनी मैगजीन पढ़ रही थी। वो कहती है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी इस बच्चे को यहाँ से बाहर निकालो। और वो भी ये सब कह रही थी बस अपनी मैगजीन पढ़ते हुए। इसकी टोन से ही तुम समझ सकते हो कि उससे बच्चे से कुछ घंटा लेना देना नहीं है। अगले ही पल बाहर पूरे कॉरिडोर में एक बच्चे की आवाज गूंजने लगती है। एक नर्स रूम से बाहर आते हुए उसके ग्रैंडफादर को एक लड़का होने की खुशी में बधाई देती है। सारे रिश्तेदार भी ग्रैंडफादर को मास्टर लू कहते हुए बधाइयां देने लगते हैं। खुशी का माहौल था, तभी इसका ग्रैंडफादर कहता है कि इसका बाप सिक्वान कहाँ है। तो उसकी मेड बताती है कि यंग मास्टर हेवन ऑन दी अर्थ नाम की एक जगह पे गए हैं किसी काम से। तो मास्टर लू इसे यूजलेस चूहा कह के बुलाते हैं, जो इतने मेन टाइम पे भी गायब है। तभी रूम के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जो सुनकर ग्रैंडफादर भी धड़ल्ले से अंदर घुसाता है। वो चिल्लाता है कि क्या हुआ, और हमें दिखाते हैं ये आवाज एमसी की मदर की है, जो अपने सामने कुछ चमकदार चीज को देख के बहुत डर गई थी। और हमें दिखाते हैं जब ग्रैंडफादर और बाकी सब भी इस चमकदार चीज को देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा अमेज हो जाते हैं, क्योंकि वो चमकदार चीज हमारा एमसी ही था, जो अभी जन्म लिया है और उसकी पावर अभी से ही एक एडल्ट के बराबर है, जो अभी रोने की बजाय हंस रहा है। और पैदा होते से ही उसने अपनी आंखें भी खोल ली हैं और आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छे से समझ पा रहा है। और इस बेबी की बॉडी के अंदर अपना एमसी सोचता है कि किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक लोली कॉमनर इतनी अमीर फैमिली में जन्म लेगा और एक डिवाइन सेंस को भी पैदा होते से ही अवेकन कर लेगा। एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुमने लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस को अवेकन कर लिया है, जिसकी पावर सी रैंक टीयर 3 की है। तुम्हारे पास डिवाइन सेंस पॉइंट 50 है। उसका ग्रैंडफादर ये देख के बहुत स्टंट रह जाता है, क्योंकि उसका ग्रैंडसन इस पावर के साथ जन्मा है जो वो खुद अपने पूरे जन्म में ही अचीव नहीं कर पाया। ग्रैंडफादर से उसकी छड़ी छूट जाती है और वो जोर से एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, मेरे ग्रैंडसन के पास जन्म से ही डिवाइन सेंस है। वो अपने ग्रैंडसन को पालने से उठा के सेलिब्रेट करते हुए चिल्लाता है कि मेरी लू क्लैन ने फाइनली वंस इन अ सेंचुरी जीनियस को जन्म दे दिया है। पर वो जीनियस मनी मन सोच रहा था कि मैं तेरी क्लैन से सब कुछ ले लूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरा बाप कभी दोबारा रीइंकार्नेट भी ना हो सके। पीछे वो मेड्स कमेंट करती हैं कि कैसे उनका यंग मास्टर जन्म लेने के बाद रोने की बजाय हंस रहा है, जिसका मतलब कि उनके पास एक नोबल डेस्टिनी है। उसका ग्रैंडफादर खुशी के मारे साइकोपैथ्स की तरह हंसते हंसते चिल्लाता है कि वो इस बच्चे की परवरिश के लिए अपनी क्लैन की सारे रिसोर्सेस लगा देगा। फिर अपना सीन चेंज होकर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहां अपना एमसी अकेला होता है और अपनी सिस्टम पे अपने स्टेट्स चेक करते हुए कहता है, अब उस कमीने के द्वारा मरे हुए मुझे 6 महीने हो गए हैं और ये 6 महीने मुझे किसी सपने की तरह लग रहे हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ ये तो मेरी जवानी में भी नहीं थी। यहाँ तो पैदा होते ही मैंने अपनी पिछली जिंदगी की पावर लिमिट को सरपास कर दिया। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाते हैं, जहां अपना एमसी को रीइंकार्नेट हुए बस एक ही महीना हुआ था और वो अब भी अपनी मदर की वॉर्म में ही था। वहीं पर ही एक मेड उसकी मदर के लिए एक टॉनिक लेके आती है। जैसे ही उसकी मदर वो टॉनिक पीती है, उसके पूरे शरीर में ही गोल्डन पावर फैलने लग जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि ऐसा डिटेक्ट किया गया है कि तुम्हारे अंदर हाई क्वालिटी एसेंस को इन्फ्यूज किया गया है, तुम्हारा एम्ब्रियो एक्टिवेट हो चुका है, डिवाइन सेंस अवेकन किया जा रहा है। यहाँ एमसी का परिवार भले ही बहुत घटिया है, पर उनके पास पैसों की कमी नहीं है। एमसी अभी एम्ब्रियो फॉर्म में ही है और उतने में ही उसे एक एबिलिटी मिल जाती है जो उसके डिवाइन सेंस ऑफ रीइंकार्नेशन से उसे मिली है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ। उसके डिवाइन सेंस का लेवल अभी डी रैंक ही है, जो कि एक बिगनर ही होता है, और उसकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ भी अभी बिगनर लेवल पे ही है। ये देख के एमसी तुरंत समझ जाता है कि अब कोई शक नहीं कि कॉमनर्स नोबल्स से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। मैं तो अभी वॉर्म में ही हूँ, एम्ब्रियो फॉर्म में ही, और अभी से मैं डी रैंक तक पहुंच गया। अभी मैं उस लिमिट तक पहुंचा हूँ जहां पर कॉमनर्स अवेकन करने के बाद अपनी जिंदगी और मौत को दांव पर लगा के पहुंचते हैं। पर आखिर ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ क्या चीज है, ये क्या करती है? यहाँ अकेडमिक कैरिकुलम के अंदर सुपर पावर क्लासिफिकेशंस में भी कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। और रीइंकार्नेशन के 2 महीने के बाद वो वॉर्म के अंदर के ओरिजिनल एम्ब्रियो द्वारा ऑलमोस्ट एब्सॉर्ब भी कर लिया गया था, पर अंत में उसे एक सरप्राइजिंग रिवॉर्ड मिल गया। मेरी एक्सेलरेटेड ग्रोथ नामक एबिलिटी ने एम्ब्रियो को डिवॉर करने की प्रोसेस को बिल्कुल रिवर्स ही कर दिया। इसके बाद उसे बताया जाता है कि तुमने ओरिजिनल एम्ब्रियो के इनेट डिवाइन सेंस को इनहेरिट कर लिया है और ये डिवाइन सेंस लाइटनिंग टाइप का है। इस
डिवाइन सेंस की पावर के अंदर लाइफ एसेंस को कंज्यूम करके लाइटनिंग पावर को जनरेट किया जाता है, पर ये डिवाइन सेंस अभी एक्टिवेट नहीं है। एमसी अपने वॉर्म में ही सोचता है लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस ये एक्चुअली में सबसे रेयरेस्ट टाइप ऑफ एलिमेंट है जिसके पास अल्ट्रा पावरफुल अटैक एबिलिटी होती है। ये देख के तो एमसी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो मनी मन सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। अब ना सिर्फ मैंने इसकी एम्ब्रियो को डिवाइवर करके इसकी ब्लड लाइन को कट ऑफ किया है, बल्कि मुझे एक अल्ट्रा पावरफुल इंसेंट डिवाइन सेंस भी मिल गया है। अब तुम लोगों को अपने पूरे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके मुझे ही बड़ा करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद अपना एमसी अब इंसान के फॉर्म में ही आने लग गया है और उसका डी रैंक खुद का ही इनेट डिवाइन सेंस वो इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गया है और उसका लाइटनिंग टाइप डिवाइन सेंस बिगनर लेवल तक पहुंच गया है। हमें दिखाते हैं हाई हील्स और विवंस के अंडरवेयर्स चारों तरफ ही रूम में फैले हुए थे। एक अंदरूनी गुफा में दो पैरों के पेयर्स आपस में जुड़ रहे थे। वो आपस में दखल अंदाजी करते हुए थोड़ी सी लड़ाइयां कर रहे थे और अंदर एमसी अब भी अपनी मदर की वर्म में ही है और वहीं उसकी मदर एक येलो हेड बॉय के साथ अपनी बैटल की कंटिन्यूएशन कर रही हैं। ये बैटल शुरुआत में तो काफी इंटेंस लग रही थी, पर थोड़ी देर में वो क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है तुम्हारे अंदर कुछ गट्स तो हैं, अब इस समय पे भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है, तुम मेरे पास आ रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा आदमी वापस आएगा और तुम्हें वही मार देगा? तो औरत कहती है कि हम बस एक पॉलिटिकल मैरिज के ही अंदर हैं, वो बस आसपास खेलता कूदता है और मैं बस अपने काम करती हूँ। उन लोगों को बस बस मेरी फैमिली की यूनिक और रेयर मेडिसिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है ताकि वो अपनी ब्लड लाइन को इम्प्रूव कर सकें। और ये सब कुछ वो काफी ज्यादा आहें भरते हुए कह रही थी। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें सच में पूरा भरोसा है कि ये बच्चा उसी का है? और अंदर ही अंदर ये आवाजें एमसी को भी सुनाई दे रही थी। वो इस सब से बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाता है। तभी उसकी मदर थोड़ी और हिम्मत जुटाते हुए कहती है तू रास्कल थोड़ा और दम लगा। ये देख के तो अब एमसी को गुस्सा आने लग जाता है। वो मनी मन सोचता है क्या घिनौने लोगों की फैमिली है, कितना शोर मचा रहे हैं तुम लोग, मेरे एसेंस एब्जॉर्ब करने की स्पीड में दखल अंदाजी कर रहे हो। वो तुरंत ही अपनी उंगलियों में पावर्स को जनरेट करता है और अपना पहला लाइटनिंग शॉक सीधा इसी कपल को दे मारता है। अंदर से आवाज आती है ये क्या था, मुझे तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। अब अपना सीन यहीं पर ही चेंज होता है। हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। एमसी बताता है कॉन्स्टेंटली हाई क्वालिटी एसेंस की सप्लाई की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्द ही पैदा हो जाऊंगा। एमसी का खुद का डिवाइन सेंस डी रैंक की पीक तक पहुंच चुका है और बाकी सब तो अभी बिगिनर लेवल पे ही है। ये देख के एमसी सोच रहा था ओ तो ये है इस औरत का रेयर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं डी रैंक की पीक तक पहुंच गया। फिर अपना सीन चेंज होता है। यहाँ एमसी का किलर मतलब कि उसका सो कॉल्ड फादर वो पेट के अंदर से ही अपने एमसी को घूर रहा था। वो कहता है कि आखिर अब ये चूहा कब बाहर आएगा? पर इस कमीने को देख के एमसी का गुस्सा वोल्केनो की तरफ फटने लग जाता है। वो इसे देखते हुए कहता है बस्टर्ड। इसे देखते ही एमसी को अपने आखिरी पल याद आने लगते हैं। ये बंदा अपनी टीम के साथ एक पर्सन को पकड़ के लेके जा रहा था। वो पर्सन चिल्ला रहा था ब्रदर वहां पर मत जाइए, वहां पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और सामने ही अपना एमसी भी घायल अवस्था में था। वो कहता है ब्रदर लू जल्दी कीजिए। तभी इन लोगों ने जिस पर्सन को पकड़ के रखा था वो इसे आसमान में उड़ा देते हैं। अपना एमसी मदद के लिए आवाज लगाता है, पर उसकी भी नजर जब इस उड़ते हुए पर्सन पे जाती है तो वो पीछे देखता है। वहीं पर ही वो उड़ता हुआ पर्सन सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह पे जाता है और हमें बहुत ज्यादा खून उड़ता हुआ ही दिखाते हैं। इसका ब्रदर लू चिल्लाता है बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस ये हो ही गया, थोड़ा सा और मेरा ये ट्रेजर कंप्लीट हो ही जाएगा, इस बंदे को भी खिला दो उसे। और ये बंदा अपना एमसी था जो उस मॉन्स्टर से फाइट करके किसी तरह बच गया था और अब वो ब्रदर लू का ये चेहरा देख के उसे मारने के लिए आ रहा था, पर ब्रदर लू अब भी हंस रहा था। तभी लू अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और एक ट्री वाइन निकल के सीधा एमसी के आर पार हो जाती है। ये देख के तो एमसी पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये इतनी स्पीड से कैसे हुआ और सामने से लू तो बहुत जोर जोर से पागल सनकियों की तरह हंस रहा होता है और वो चिल्लाता है डिवाइन सेंस कॉम्बैक्ट। हाँ यही प्राइस होता है जब तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लेते हो। और इसको हंसता देख के एमसी मनी मन सोचता है ये जी फैमिली का कुत्ता कमीना। फिर लू हंसते हुए पीछे मुड़ जाता है और अपनी वाइन के थ्रू इसको झटक के सीधा मॉन्स्टर की तरफ ही फेंक देता है। और अपना एमसी सोचता है कि इस बंदे ने हमें ट्रिक करके यहाँ पर बुलाया और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी फूड की तरह इस्तेमाल किया जाऊंगा। डैम इट, अगर मैं यहाँ मारा गया तो मेरी सिस्टर का क्या होगा? उसके दिमाग में पास्ट की बातें गूंजने लगती हैं। वो अपनी सिस्टर से कह के गया था कि तुम्हारे बिग ब्रदर को बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला काम मिल गया है, वो इसे जल्दी खत्म करके वापस आ जाएगा, तो तुम लोग पहले ही खाना वाना खा लेना। वो यही कह के यहाँ से चला गया था, पर अब रात हो चुकी थी और उसका बिग ब्रदर अभी तक नहीं आया था। उनकी सिस्टर्स कह रही थी कि बिग ब्रदर कब वापस आएंगे। अपनी सिस्टर्स को याद करके यहाँ एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो मनी वो सोचता है डैम इट, तेरी वजह से मैं अपनी छोटी बहनों से अलग हो गया। वो अपनी पार्ट्स को जमा करता है और सीधा सामने इस गधे के ऊपर ही लॉन्च कर देता
है जो अब भी एमसी की तरफ उंगली कर रहा था, पर तभी उसका पंच आता है और सीधा इसके मुंह में ही लगता है। ये पंच सीधा इसका थोपड़ा ही बिगाड़ देता है और ये अटैक था डिवाइन सेंस मार्शल फिस्ट फेटल स्टेज अटैक। इस पंच की फोर्स से ही ये बंदा खून खांसते हुए दूर कमरे के कोने में जाके गिरता है। इसकी भी चीख निकल जाती है और एमसी अब भी मुक्केबाजियां कर रहा होता है। उसकी मदर चिल्लाती है, डैम इट, ये चूहा तो अब भी रंबलिंग कर रहा है। तभी ग्रैंडफादर भी एक नर्स के साथ वहां आते हैं और वो कहते हैं जल्दी करो, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नर्स भी हाँ करती है और फटाफट अपने काम पे लग जाती है। वो चेक करके बताती है कि यंग मास्टर बहुत ही गिफ्टेड है, वो पैदा होते ही एक स्पेशल पावर के साथ आएंगे। उनकी ग्रोथ स्पीड बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा तेज है और वो तो बस बस पैदा ही होने वाले हैं। उसकी मदर जोर जोर से चीखें लगा रही थी क्योंकि एमसी इसके अंदर से बहुत ही तेजी से एनर्जी इसको एब्जॉर्व कर रहा था और वो मनी मन सोच रहा था, ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे रीइंकार्नेशन के बाद अभी तक मैं बस डी रैंक की पीक तक ही पहुंच पाया और मैं बस थोड़ी ही देर में ब्रेक थ्रू करने ही वाला था और इतने में ही मेरे पैदा होने का भी समय हो गया। हाँ चलो जो भी हो, अब मेरे जाने का समय हो गया है तो मैं जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करूंगा। यहाँ अब भी कुछ सरप्राइजेस हैं। उसकी मदर तो दर्द के मारे पागल ही हो रही थी। वो जोर से चिल्लाती है, जल्दी करो, मेरे लिए सबसे बेस्ट डिलीवरी टीम को बुलाओ। और ये थी एमसी के अपने मदर की वॉर्म की सारी कहानी और हॉस्पिटल में कैसे वो डिलीवरी हुई हो तो तुमने पहले ही देख लिया है। फिर एमसी बताता है कि जब मैं पूरे 1 महीने का हुआ तो लू फैमिली ने मेरे 1 महीने के बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। यहाँ कई सारे मेहमान आए थे जो इस ओकेशन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे। अंदर बहुत ही ज्यादा नाच गाना चल रहा था और अपना छोटा सा 1 महीने का एमसी एक सुंदर सी मेड की गोदी में बैठे बैठे हंस रहा था। तभी कोई मास्टर लू को उसके ग्रैंडसन के जन्मदिन की बधाइयां देता है। फिर वही बंदा मिस्टर लू और मिसेस लू की तरफ भी मुड़ के एक गिफ्ट उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, आपके नोबल सन के बेटे के जन्मदिन के तौर पर मैंने ये छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है। यंग मास्टर का भविष्य जरूर बहुत ही स्प्लेंडर एंड ब्राइट होगा। इसे देख के हमारा एमसी थोड़ा नाखुश लग रहा था। वो मनी मन सोचता है, ब्रदर चैन। फिर अपने दांत पीसते हुए सोचता है, नहीं, अब मेरे सामने वही दुश्मन है जो मुझे मेरे ही सिबलिंग से अलग करने की वजह है। परफेक्ट टाइमिंग, तेरी वजह से मैं अपनी बहनों से अलग हुआ और अब ये खून का कर्ज मैं अभी सेटल करूंगा। वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ उसकी बहनें एक छोटे से केक को देख के भी कितनी लार टपका रही थी और वो कह रही थी ये तो कितना बड़ा केक है। तभी एमसी को एक फोन आता है और सामने से एक बंदा कहता है कि टीम ऑलरेडी असेंबल्ड हो गई है, तू कहाँ चला गया, क्या तू भूल गया कि तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो तेरे साथ क्या होगा। तो एमसी थोड़ा चापलूसी करने लग जाता है। वो कहता है, सॉरी सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, मैं जल्दी आ जाऊंगा ब्रदर चैन। तो सामने वाला बंदा कहता है कि मैंने सुना कि तू एक घर खरीदने के लिए बहुत डेस्परेट है, तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसे डी रैंक हंटर को मुझसे एक प्राइवेट जॉब का रेयर चांस भी कभी मिल सकता है। मेहनत कर और दिमाग से सोच, समझा। तो अपना एमसी सर खुजाते हुए कहता है, थैंक यू ब्रदर चैन, मैं जल्दी आता हूँ। यहाँ उसकी बहनें अब भी एक्साइटमेंट में केक की तरफ देख रही थी पर अपना एमसी चाकू को नीचे रखता है और सबसे बड़ी बहन से कहता है, यही मुझे छोटा सा काम आ गया है, तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम लोग खाना खा लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर अपना सामान उठा के यहाँ से चला जाता है। उसकी बहनें इंतजार ही करती रह जाती हैं। रात हो चुकी थी पर वो अभी तक नहीं आया था। फिर उसी रात को हमारा सीन चैन जो के एक डंजन के पास आता है जहाँ पर एक बंदा उसे गार्ड कर रहा था और हमें दिखाते हैं ये वही ब्रदर चैन ही है। तभी उसके पास लू आता है तो ये उसे ग्रीट करता है और लू एटीट्यूड में पूछता है कैसा चल रहा है सब कुछ। तो चैन उसे बताता है कि उन सभी लोगों को मैंने अंदर भेज दिया है और अभी तक कोई भी वहां से वापस नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से अब उन्होंने अच्छे से पूरा खाना खा लिया है। तो लुइस के गाल पे हाथ फेरते हुए कहता है, ओल्ड चैन, लगता है मेरे फादर ने तुम्हें बड़ा करने के लिए जितने एफर्ट लगाए वो गलत नहीं थे, तुम हर चीजों को बहुत ही स्विफ्टली हैंडल कर लेते हो, वेल डन। उसके साथ एक औरत भी आई थी, वो इसे पकड़ते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं, इस बार तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तो ये औरत कहती है, "छे, ये सब कुछ बस जी फैमिली के एक बच्चे को बड़ा करने के लिए ही है। अगर तुम्हारी जी फैमिली आगे ऊंचाई न चढ़ना चाहती होती तो क्या तुम कभी इतना पैसा खर्च भी कर पाते? ये सब कुछ बस हमारी फैमिली के मैरिज अलायंस की वजह से है।" फिर ये चारों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते समय पे इन्हें एमसी का एक दोस्त मिल जाता है जो भागने की कोशिश कर रहा था। तो वो लोग इसे पकड़ लेते हैं और अंदर ले जाने लगते हैं। इसका दोस्त चिल्लाता है, अंदर मत जाओ, अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। लू एटीट्यूड में कहता है, ये सर्वाइवर कहाँ से आया? अगर खाना काफी नहीं हुआ तो तुम्हें स्पिरिचुअल पिल्स नहीं मिलने वाली। तो चैन थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सर खुजाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सब तो बस एक डी रैंक नोबडीज का झुंड है, ये तो सेंस ही नहीं बनाता कि ये सब उस मॉन्स्टर के सामने अब भी जिंदा हैं। तो ये लोग भी इस मैटर को टालते हुए आगे बढ़ जाते हैं पर तभी लू देखता है कि उसके मॉन्स्टर के पैर के ऊपर एक घाव है और उस मॉन्स्टर के सामने एक बंदा अब भी खड़ा है जो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा है और हमें दिखाते हैं ये अपना एमसी है जो घायल है बहुत ज्यादा पर अब भी सामने खड़ा है लड़ने के लिए एकदम तैयार। तभी लू वहां जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, आखिर ये चीज अब कहां से आई है? इसकी इतनी हिम्मत, इसने एक्चुअली मेरी चीजों को डैमेज किया। तभी कोई ये चैन को आवाज लगाता है। अब हमें पता चला है कि अपना एमसी का नाम ये चैन है। ये चैन पीछे मुड़ के देखता है तो वो कहता है, ब्रदर चैन, आप फाइनली बैकअप ले आए। पर हमें पता है कि वो बैकअप था या क्या था। यहीं पर ये पास्ट सीन कट होता है और अपना एमसी एक इविल स्माइल देते हुए सोचता है, ये खून का कर्ज मैं अभी सेटल करूंगा यहीं। फिर अपनी मेड को धक्का देते हुए बच्चों की तरह वाह वाह करते हुए सीधा ब्रदर चैन की तरफ ही देखने लगता है और उसी की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। पर ये देख के ब्रदर चैन की फटने लग जाती है और वो कहता है, ये मैं क्या? तभी लू एकदम डरावने अंदाज में कहता है, यंग मास्टर चाहते हैं कि तू उसे उठा, ये तेरी जिंदगी का
सबसे बड़ा ऑनर है। तो चैन भी कांपती आवाज में थैंक यू करके यंग मास्टर को उठाने लगता है। जैसे ही ब्रदर चैन ये चैन को उठाता है, ये चैन के चेहरे पे एक क्रिपी स्माइल आ जाती है। वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर को एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में एक जोर का झटका देता है। करंट की वजह से ब्रदर चैन बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट करने लगता है और उसके हाथ से यंग मास्टर छूट के नीचे गिर जाते हैं। ये चैन के गिरते ही एक थर्ड की आवाज आती है। सारे मेहमानों का अटेंशन इन्हीं की तरफ ही खींचा चला जाता है। सारा म्यूजिक एकदम से रुकता है। ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा हैरान थे, उसके मम्मी पापा तो उससे भी ज्यादा हैरान थे, पर ब्रदर चेन की तो फट के 64 हो चुकी थी। तभी अपना ये चेन एक्टिंग का सरताज बहुत ही जोर से अपनी जी जान लगा के चुआ करते हुए रोने लगता है और ये आवाज तो मानो ब्रदर चेन के शरीर से उसकी आत्मा ही बाहर निकाल देती है। तभी ग्रैंडफादर जोर से दहाड़ता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने लू फैमिली के खजाने को नीचे गिराया। ये सुन के ब्रदर चेन तुरंत ही घुटनों पे आता है, वो अपना सर ठोकते हुए कहता है, नहीं ये मैं नहीं था, ये यंग मास्टर अचानक से। तभी अचानक से मिस्टर लू इधर आके इसको लात मारता है और कहता है, तू वर्थलेस मर्द, तेरी इतनी हिम्मत, क्या तू मरना चाहता है। एक ही लात में ये उड़ता हुआ दूर जाता है, पर उसके बावजूद ये तुरंत ही उठ के अपना सर ठोकने लग जाता है। वो कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपके लिए जिंदगी और मौत दाव पे लगाई है। मैं कभी भी यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोचूंगा भी नहीं। वो तो मैंने ज्यादा खुशी की वजह से अपना कंट्रोल खो दिया था। मैं अपनी सारी चीजें, सारे ट्रेजर्स को यंग मास्टर को हील करने के लिए लगा दूंगा। पर ये सुनकर तो ये बंदा और भी ज्यादा इरिटेशन के हमारे पागल सही होने लग जाता है और वो चिल्लाता है, इसे घसीटते हुए यहाँ से लेके जाओ और पीटो इसे। तो ये बंदा इतना घबरा गया था कि ये बस थैंक यू करने लग जाता है, बार बार थैंक यू बोलता है बस उसे पीटने के लिए। पीछे अपना एमसी रो रहा था और इसकी ये हालत देख के वो एक इविल स्माइल देता है, पर इसकी इविल स्माइल को ये बंदा नोटिस कर लेता है और जैसे ही ये बंदा एमसी की तरफ देखता है तो एमसी फूट फूट के रोने लग जाता है। ये देख के तो मानो इस बंदे के ऊपर बिजलियां ही गिरने लग गई हैं और ग्रैंडफादर भी ये देख के इरिटेशन में कहता है, इसे अंदर लेके जाओ और देखो यंग मास्टर कहीं पे इंजर्ड तो नहीं हो गए। तो मेड भी इसके लिए यहाँ करती है। इसके जाने के बाद ग्रैंडफादर इसके फादर पर जोर से चिल्लाता है, यूजलेस ट्रेस, अपने जी फैमिली के स्टेटस के बावजूद क्या हमें इसके जैसे कचरे से भी किसी चीज की जरूरत है। और वो ऐसे ही खरी खोटी सुना के यहाँ से चला जाता है। पर इसके जाने के बाद मिस्टर लू का गुस्सा फट के बाहर आने लगता है और वो अपनी पावर से अपने हाथ में रखे ग्लास को वहीं पर ही तोड़ देता है और सीधे एक जोर की लात घुमाते हुए ब्रदर चैन के मुंह पे ही मार देता है और चिल्लाता है, इस कचरे को यहाँ से घसीटते हुए लेके जाओ, इसे मार मार के मार दो और कुत्तों को खिला दो। कुछ गार्ड्स आके इसे ले जाने लगते हैं। ब्रदर चैन इससे माफी की भीख मांगने लगता है, पर अब मिस्टर लू ने भी इससे अपना मुंह फेर लिया था। फिर लू मेहमानों की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, तुम सभी लोग क्या देख रहे हो, म्यूजिक बजाओ और खाना पीना कंटिन्यू रखो। फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, एक डॉक्टर यंग मास्टर को चेकअप कर लेता है और अपना यंग मास्टर बहुत ही जोर जोर से गिगल करते हुए हंस रहा था। वो डॉक्टर बताता है कि चिंता मत कीजिए मास्टर, यंग मास्टर के पास सच में एक अमेजिंग फिजिक है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, वो तो परफेक्टली फाइन है। एमसी मनी मन सोच रहा था, अब तेजी से ग्रो करने के लिए मुझे बिल्कुल भी रुकना नहीं है, मुझे और भी ज्यादा एसेंस को एब्जॉर्व करना है और बहुत सारा दूध चूसना है अपनी पूरी ताकत के साथ। इधर ग्रैंडफादर जब इस न्यूज को सुनता है वो भी बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जब तक ये ठीक है सब कुछ बढ़िया है। फिर वो डॉक्टर साहब को भी एक इनाम देने के बारे में कहता है। इधर हमारा एमसी मनी मन सोच रहा था, अब मेरा अगला गोल है अपनी तीनों बहनों को ढूंढना। वो नहीं याद करते हुए कहता है कि मुझे जल्दी से ग्रो होना पड़ेगा ताकि मैं खुद से ही मूव कर पाऊं। मुझे जल्दी से उस औरत के पास जाना पड़ेगा और हाई क्वालिटी एसेंस को एब्जॉर्व करना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अचानक बेबी चैन अजीब सा रिएक्शन देता है और अपनी लाट टपकाते हुए रोने लग जाता है। तो ग्रैंडपा तुरंत समझ जाता है और वो कहता है, जल्दी करो, डॉक्टर इन लॉ को इधर बुला के लाओ दूध पिलाने के लिए और उससे कहना कि और भी ज्यादा मेडिसिनल पिल्स को ले ले। तो उसकी मदर भी तुरंत वहां आते हुए कहती है, नहीं मैंने अभी इसे बाहर निकालने से पहले ही दूध पिलाया था, मैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली सूख चुकी हूँ, मुझे थोड़ी सी ब्रेक की जरूरत है। तो ग्रैंडफादर एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, डॉक्टर इन लॉ, हमारी लू फैमिली और तुम्हारी खुद के फैमिली के भविष्य के लिए तुम्हें डिलीजेंटली घोड़े हाथियों की तरह अपने बेटे के लिए हार्ड वर्क करना ही होगा। ये सुन के उसकी मदर भी अपना सर पकड़ लेती है, उसके बाद कुछ नहीं कहती, वो उसको दूध पिलाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये चैन को वहां पे लाया जाता है, पर ये चैन वो तो एकदम पूरी जी जान लगा के तैयार था सब कुछ चूसने के लिए। ये देख के तो उसकी मदर के भी पसीने छूटने लग जाते हैं और जब ये चैन दूध पीना शुरू करता है तो उसकी मदर की भी चीखें निकलने लग जाती हैं। वो चिल्लाती है, तू छोटे चूहे थोड़ा आराम से चूस, थोड़ा आराम से चूस, धीरे कर, ये मुझे फिर से सुखा देने वाला है। ये देख के उसका ग्रैंडफादर चिल्लाता है, जल्दी करो और भी ज्यादा नरिशिंग सूप लेके आओ। फिर अपना सीन चेंज होता है, उसकी मदर हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है, पर अपना एमसी अब भी उससे चिपक के दूध पी रहा था। वो नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, पर अपना एमसी अब भी उससे दूध पीरा जा रहा था। उसकी मदर इरिटेशन में चिल्लाती है, आखिर तू कब तक चूसने वाला है, क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी से तुझसे कुछ उधार लेके बैठी हूँ। फिर अपना सीन चेंज होकर 3 महीने के बाद को दिखाते हैं। यहाँ अपना एमसी अब रेंगने लगा है, उसकी मेड भी उसकी स्पीड से कीप अप नहीं कर पा रही है और वो चिल्लाती है, यंग मास्टर धीरे धीरे, आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं। अब ये चैन की स्पीड थोड़ी स्लो हो चुकी है क्योंकि 3 महीने में उसका सिर्फ लाइटनिंग डिवाइन सेंस ही इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचा है। और एमसी अपने मनी मन सोचता है कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी में पूरा 1 साल लगा था डी रैंक बिगनर से डी रैंक इंटरमीडिएट तक पहुंचने में, मैंने पूरा 1 साल लगा दिया एडवांसमेंट रिसोर्सेस को ही पाने में, और इस समय मैंने डेस्परेटली बहुत सारे लो लेवल पोर्टल मिशंस को लिया, कंटिन्यूअसली खतरे से फाइट की और काउंटलेस टाइम इंजर्ड हुआ, और हर बार डिवाइन सेंस को लेवल अप करने के बाद इसे दोबारा लेवल अप करने के लिए टाइम और इसके एसेंस का अमाउंट भी डबल हो जाता था। और अब मैं बस 3 महीने में ही डी रैंक बिगनर से इंटरमीडिएट तक पहुंच गया हूँ, वो भी बस दूध पी के। और हमें दिखाते हैं ये चैन रैंकते रैंकते अब डाइनिंग टेबल तक पहुंच चुका है, जहाँ
उसकी मदर भी खाना खा रही है। ग्रैंडफादर जब ये देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, आखिर कौन है वो जो ऐसे ही यंग मास्टर को घूमने दे रहा है बिना किसी की देख रेख में? क्या हुआ कि उसे अगर कोई चोट लग गई तो? ग्रैंडफादर को गुस्सा देख के वो मेड बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो घबराते हुए कहती है, यंग मास्टर बहुत ज्यादा ही तेज भागते हैं, मैं उनके साथ कीप अप नहीं कर पाई। मिस्टर लू कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये चूहा फिर से मम्मा का मिल्क पीना चाहता है? ये सुन के तो मिसेस लू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब ये चेन उसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो तो बहुत ज्यादा घबराने लग जाती है। वो चिल्लाती है कि इसे बाहर लेके जाओ, मैं इसे बाद में दूध पिला दूंगी, ये पूरे 3 महीने से मेरे चेस्ट से लटका ही हुआ है, मुझे थोड़ी भी रेस्ट की जरूरत है। ये चैन सोच रहा था मैं ऐसे समय वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे और भी ज्यादा एसेंस एब्जॉर्व करने की जरूरत है। फिर वो सीधे ही अपने 2 पैरों पर खड़ा होने लग जाता है और वो अबा अबा करने लग जाता है। ये देख के तो ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी मम्मी की तरफ आगे बढ़ रहा था, जैसे देख के उसकी मम्मी दूर हटाने की कोशिश करती है पर वो सीधा छलांग लगा के सीधा उसकी मम्मी की गोद में बैठ के दूध पीने लगता है। उसकी मम्मी चिल्ला रही थी, कम से कम मुझे पीसफुली खाना तो खा लेने दे, पर बाकी सभी लोग चिल्ला रहे थे कि क्या यंग मास्टर खड़े हो गए और उन्होंने छलांग भी लगाई। बटलर कहता है कि यंग मास्टर डिवाइन बॉडी के साथ पैदा हुए हैं, उनका ग्रोथ रेट बाकी ऑर्डिनरी लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। ग्रैंडफादर सोचते हुए कहता है, क्योंकि अब मेरा प्रीशियस ग्रैंडसन अब पहले ही खड़ा हो सकता है तो हमारी लू फैमिली के नियमों के अनुसार अब समय हो गया है कि उसके लिए एक लाइफ बाउंड सर्वेंट को असाइन किया जाए, जिसके लिए बटलर भी हाँ कर देता है। फिर अपना सीन चेंज होकर किसी अंडरग्राउंड बेसमेंट में आ जाता है। चारों तरफ से बहुत जोर जोर से चीखों की आवाज आ रही थी। ग्रैंडफादर पूछता है कि क्या अभी तक रिजल्ट बाहर नहीं आए? बटलर कहता है कि जल्दी बाहर आ जाएंगे, बस आखिरी के 2 ही बचे हैं। यहाँ येचिन के कानों में भी एक चीख सुनाई देती है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये तो यही है। फिर हमें इस बेसमेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। इसी बेसमेंट के एक कोने में एमसी की बहनों में सबसे बड़ी बहन यही एक कोने में किसी से बचने के लिए फाइटिंग स्टेंस लेके खड़ी है और हमें सामने से दिखाते हैं एक लड़की हंसते हुए अपने पंजा बना के एमसी की बहन को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। ये सीन देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सोचता है ये यहाँ पर क्यों है। वो तुरंत अपनी पावरफुल इलेक्ट्रिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सीधा एक जोर का झटका मारता है जो जाके सीधा इस सामने वाली लड़की को पड़ता है। एक ही झटके में वो सूख का कांटा हो जाती है। ये देख के एमसी की बहन कंफ्यूज तो थी पर वो तुरंत ही होश संभालते हुए सीधा आखिरी ब्रेड के टुकड़े की तरफ छलांग लगा देती है और वो बहुत जोर जोर से नम नम करते हुए ब्रेड खाने लग जाती है। और इधर रिएचन की इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसकी मदर के बाल कंबल बन चुके थे और वो मनी मन सोच रहा था, डैम इट, मैं पैनिक करने लग गया था, क्या इन लोगों ने मेरी एक्टिंग में कुछ गलतियां तो नोटिस नहीं कर ली? पर ग्रैंडफादर तो उल्टा जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है, एक्सीलेंट, बैटल से डरने की बजाय ये तो उल्टा फायर्ड अप हो गया है। बेटा ये मेरा पोता तो तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इस उम्र में तो तुम पैंट गीली कर रहे थे। ये सुन के मिस्टर लू अपना मुंह फेर लेता है और ये देख के अपना एमसी एक चैन की राहत लेता है और वो मनी मन सोचता है, बच्चा होना कितना कन्वीनियंट कवर होता है, मुझे तो कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती और ये सभी लोग मेरे लिए खुद ही बहाने बना लेते हैं। बटलर कहता है, मास्टर ये फाइट यंग मास्टर की वजह से रुक गई थी तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो ग्रैंडफादर कहता है, हमें तो ऑलरेडी विनर मिल चुका है, ये वैसे भी देखने में बुरी नहीं है तो इसे ही ले लो और साफ सुथरी करो इसे अच्छे मैनर सिखाओ और इसे वापस ले आना। इधर यही अब भी लालचियों की तरह उस छोटे से ब्रेड के टुकड़े को ही पूरी तरीके से खा रही थी। फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हमारा सीन चेंज होता है। इधर हमें येचिन को दिखाते हैं जो पालने में बैठे बैठे ही यी को आवाज लगा रहा था और अब यहाँ यी को पूरी तरीके से मेड के तौर पर तैयार कर दिया गया है। बटलर इसे बताता है, आज के बाद से तुम ऑफिशियली लिटिल यंग मास्टर की लाइफ बाउंड सर्वेंट हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अच्छे से लिटिल यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना, भले ही इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एक प्रॉपर एडल्ट कैसे बनना है वो भी सिखाना। इन शॉर्ट लिटिल यंग मास्टर तुमसे जो भी बोले तुम्हें वो सब कुछ करना है। क्या तुम्हें समझ में आया? इसके लिए यही भी अपना सर हिला के हाँ करती है। तो बटलर कहता है, बहुत अच्छे, तो आज के बाद से तुम हमेशा ही लिटिल यंग मास्टर के साइड रहोगी हर समय, और जब वो सो जाए तो तुम प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग हॉल की तरफ निकल जाना। और वो यही बोल के दरवाजा लगा के यहाँ से चला जाता है। अब इस रूम में बस यही और एमसी थे। एमसी हाथ हिला के ई करते हुए यही को आवाज लगा रहा होता है पर यही बस डार्क लुक के साथ उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर यही अपने डार्क लुक के साथ ही अपना चाकू बाहर निकालती है। ये देख के तो अपना एमसी बहुत घबरा गया था। वो कहता है, ये कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो? क्रैप, मेरे वोकल कॉर्ड्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं पूरी तरह से, मैं अभी तक साफ साफ बोल नहीं पा रहा। तभी यही अपने डरावने अंदाज में अपना चाकू उठा के कहती है, तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया, आज मैं तुझे मार के उसका बदला लूंगी। वो चाकू घुमा के सीधा हमला करती है पर वहां से एमसी गायब था। उसका चाकू सीधा पालने में ही लगता है क्योंकि अपना एमसी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके वहां से तुरंत ही भाग गया था। फिर एक ही सेकंड में वो इस जगह से गायब होकर सीधा यही के बगल में ही आ जाता है। अभी तो यही एमसी की स्पीड से कीप अप नहीं कर पा रही थी पर तभी यही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। ये देख के अपना एमसी हैरानी से सोचता है, क्या विंड टाइप डिवाइन सेंस कैसे? पर अगले ही पल यही का हमला होता है पर एमसी फिर से वहां से गायब हो चुका था क्योंकि उसने डिवाइन सेंस मार्शल आर्ट के साथ साथ लाइटनिंग एवेजन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और अब वो अपनी फुल स्पीड में इस कमरे के अंदर ही घूमने लग जाते हैं। वो ये इससे भागते भागते मनी मन सोच रहा था, नहीं, मैं ऐसे ही अपने डिवाइन मार्शल आर्ट और लाइटनिंग एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज करते नहीं रह सकता, ये मेरी बॉडी के लिए कुछ ज्यादा ही है, एक बच्चे के तौर पर मैं ज्यादा समय तक ऐसे नहीं चल पाऊंगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, अरे हाँ, मैं लो पावर पे अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वो अपनी उंगली पे पावर्स को जमा करते हुए अपने एक लाइटनिंग स्पीयर को तैयार करता है
जिसकी पावर बहुत कम थी और ये चेन ने उसका एम यही के पैरों पर किया था। इसकी वजह से यही तुरंत ही नीचे गिर जाती है, उसे बिजली के झटके लग रहे थे और एमसी भी वहां रुकता है। बहुत जोर जोर से हाँफते हुए वो अपनी सांसों को थामता है। सामने यही का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था, वो अपने दांत पीसते हुए इसी की तरफ घूरती है। पर तभी यही थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि एमसी अपनी उंगली को आगे करके उसके चाकू से थोड़ा स्क्रैच मारवा लेता है। वो अपना खून दिखा के यही की तरफ इशारा करते हुए नीचे कुछ जमीन पे लिखने लग जाता है। एक लाइन लिखने के बाद वो अपने आप पर कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा था। वो मनी मन सोच रहा था कि किस्मत से मैं कुछ ज्यादा स्मार्ट हूँ, भले ही मैं बोल नहीं सकता पर मैं इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तभी कांपते हुए शरीर के साथ यही खड़ी होती है और अपना एमसी अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, ये इधर आओ और अपने बिग ब्रदर को हक करो। तभी यही अपनी चाकू उठा के सीधा एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है और अपने एमसी सोचता है, क्रैप, मैं तो एक्चुअली भूल ही गया कि यही को तो पढ़ना ही नहीं आता। वो बड़ी मुश्किल से इसको डॉज करता है और वो सोचता है, आखिर अब मैं क्या करूं, मैं इससे बाहर भी नहीं जाना दे सकता। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि यही मुझे मारने की कोशिश कर रही थी तो यही का तो खेल खत्म हो जाएगा। तभी हमें बाहर दिखाते हैं, बाहर ब्रदर चैन अब भी जिंदा था। वो अपने हाथ में एक बॉक्स लेके अंदर आ रहा था, पर चैन बचा कैसे है? वो अपने पास्ट को याद करता है। इधर मिस्टर लू गुस्से में कहता है, अगर तू अभी भी मेरे लिए थोड़ा यूजफुल ना होता तो अब तक तो मैं तुझे ऑन द स्पॉट ही मार देता। और सामने घायल ब्रदर चैन कहता है, थैंक यू यंग मास्टर लू, आपकी ग्रेट मर्सी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा। तो मिस्टर लू पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है कि मेरे पापा तुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, कोई तरीका ढूंढ जिससे तू उस छोटे चूहे को खुश कर सके। अगर वो खुश होता है तो मेरा ओल्ड मैन भी तेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेगा। तो ब्रदर चैन भी कहता है, हाँ हाँ मैं सब कुछ करूंगा छोटे यंग मास्टर को खुश करने के लिए। अब सीन रियलिटी में आता है जहाँ वो इस बॉक्स को देखते हुए सोचता है, लू फैमिली के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, छोटे मालिक किसी भी ऑर्डिनरी चीज से इंप्रेस नहीं होने वाले। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि मैं ब्लैक मार्केट से इस चीज को खरीद सकूं, इसे डेफिनेटली यंग मास्टर को हैप्पी करना ही होगा। तभी उसे सामने से किसी के रोने की आवाज आती है। ये देख के वो सोचता है, ये तो लिटिल यंग मास्टर की आवाज है, आखिर उन्हें अब क्या हुआ? फिर वो आराम से दरवाजा खोलता है और वो कहता है, लिटिल यंग मास्टर। वो जब सामने देखता है तो वहाँ उसी की मेड उसी को ही मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और एमसी जब इस बंदे को देखता है तो उसके चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। ये स्माइल देख के ये बंदा भी गुस्से में अपने दांत पीस लेता है और इधर एमसी पीछे छलांग लगा के तुरंत ही यही का चाकू वाला हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए यही को वहां पे ही पैरालाइज कर देता है। एक ही झटके में यही पैरालाइज होकर गिर जाती है और गिरते हुए चाकू को एमसी एक ही हाथ से पकड़ता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने ही छोटे से हाथ से अपने ही हाथ के ऊपर एक घाव दे मारता है। ये सीन देख के तो ब्रदर चैन की फटके 64 हो जाती है। फिर अपना एमसी तुरंत ही अपना चाकू उठा के सीधे ही चैन की तरफ फेंक देता है। ये देख के वो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और चाकू की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो उड़ता हुआ चाकू सीधा उड़ते उड़ते उसके हाथ में ही आगे गिर जाता है और वो कहता है, हाँ ये उसके हाथ में रखा बॉक्स फिसलते हुए सीधा नीचे गिर जाता है और अपना एमसी एक जोर की सांस लेता है और बहुत ही जोर से वाह करते हुए रोने लग जाता है। उसने एक ऐसा सीन बना दिया था जहां उसकी मेड ही उसे प्रोटेक्ट करते करते वहीं पे बेहोश हो चुकी है और अपना एमसी भी घायल होते हुए अब रो रहा है और इस सब का कल्प्रिट अपने हाथ में खूनी चाकू लिए सामने खड़ा खड़ा ये सब देख रहा है। तभी पूरा परिवार भी धड़ल्ले से अंदर घुस आता है और ग्रैंडफादर चिल्लाता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तभी उसकी नजर सामने अपने ग्रैंडसन की तरफ जाती है जो अपनी मेड के ऊपर फूट फूट के रो रहा था। ये देख के तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, इवन मिस्टर लू के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो फुद्दू चैन उल्टा ही खूनी चाकू इन्हीं की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, हाँ भी ये उसका ग्रैंडफादर ये देख के चिल्लाता है, आखिर इस कमीने को अंदर किसने आने दिया? तू मेरे पुत्र को चाकू से मारना चाहता है क्या? तू मौत की तलाश में? तो चैन कहता है, क्या मैं? पर जब वो बगल में अपने हाथ में खूनी चाकू को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी गिर जाती है। वो अपना चाकू फेंकता है, नहीं 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 ये मैं नहीं था। पर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक उड़ता हुआ मिस्टर लू का मुक्का आता है और वो कहता है, अगर ये तू नहीं था तो और कौन था? डैम इट, मैंने तुझे एक मौका दिया था, तू फिर भी एक्चुअली मेरे बेटों को ही नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। तो ब्रदर चैन अब एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मैं तो यहाँ एक गिफ्ट डिलीवर करने के लिए आया था। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये लड़की उस छोटे मालिक को असिसिनेट करने की कोशिश कर रही थी। तभी छोटे मालिक ने इसके हाथ से चाकू लिया और एक्सीडेंटली खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया और फिर वो चाकू मेरी तरफ फेंक दिया। तभी एमसी और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। ये देख के तो ये बंदा और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है पर यही सच है। तभी फिर से मिस्टर लू का उड़ता हुआ मुक्का आता है और सीधे इसके गाल पे लगता है और वो चिल्लाता है, ठीक है तो बताओ गिफ्ट कहाँ है? तो ब्रदर चैन हर बात में गिफ्ट ढूंढने लगता है और वो कहता है, गिफ्ट हाँ वो तो 1 मिनट पहले ही मेरे ही हाथों में था। तभी इसका ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि इस यंग गर्ल ने बहुत अच्छा काम किया मेरे ग्रैंडसन को प्रोटेक्ट करके, इसे यहाँ से लेके जाओ और अच्छे से आराम करवाओ। तो बटलर इसके लिए हाँ कर देता है। फिर ग्रैंडफादर एक डरावने अंदाज में अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखता है तो उसका बेटे की फट जाती है और जब वो पीछे देखता है तो उसके ग्रैंडफादर की आंखें गुस्से में लाल हो रखी थी। वो कहता है, डैड। पर तभी उसका ग्रैंडफादर एकदम डरावने अंदाज में कहता है, बेटा मुझे लगा था कि तुझे कुत्ते पालना आता है पर सैडली तुझे इसका एसेंस ही समझ में नहीं आया। तूने आज ऑलमोस्ट अपनी लू फैमिली के फ्यूचर होप को तबाह ही कर दिया था, तो इसे खुद से हैंडल कर।
और वह यही कहते हुए वापस यहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ बचा था कांपता हुआ ब्रदर चैन, जिसकी अब हालत खराब हो रही थी। वो अब थर-थर कांप रहा था और मिस्टर लू उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो अगले ही पल बस फटने ही वाला है। फिर वो एक जोर की लात मारता है इसे, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाता है और वो चिल्लाता है, मैंने तुझे एक मौका दिया था, उसके बावजूद तूने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज तो तू मर गया बेटे। फिर गेट के अंदर से हमें आवाज आ रही थी, यंग मास्टर लू प्लीज मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक्सप्लेनेशन। पर तभी एक जोर की चीखने की आवाज आती है, जिसका मतलब ब्रदर चैन अब परलोक सिधार चुके हैं। और इधर ब्रदर लू की आवाज आती है, इसे घसीट तो यहाँ से लेके जाओ और कुत्तों को खिला दो और ये फ्लोर भी साफ कर देना, डैम इट। इसके बाद अपना एमसी एक चैन की सांस लेता है, पर तभी उसके ऊपर किसी की शैडो पड़ती है और हमें दिखाते हैं ये होता है बटलर, जो कहता है छोटे यंग मास्टर मैं इसको यहाँ से ले जा रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए। जो सुन के यही की फट जाती है, क्योंकि उसने यहीं पर ही एक लाइन लिखी होती है यही के लिए। एमसी अपना सर हिला के मेट के ऊपर चढ़ जाता है, बटलर फिर भी इसे उठाने के लिए आ रहा होता है। वो मनी मन सोचता है आखिर अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। बटलर इसे उठा के हवा में झुलाते हुए सीधा पालने के अंदर ही बिठा लेता है, पर अपना एमसी अभी परेशान लग रहा था। पर तभी वो सामने कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ बटलर ने उस मेड को उठा तो लिया था, पर वहां नीचे बस एक लाइन से ही खून फैला हुआ था और उस मेड के अंदर से भी खून टपक रहा था। ये देख के तो एमसी कंफ्यूज हो गया था। वो मनी मन सोचता है क्या यही कुछ चोट कैसे लग गई। बटलर भी नीचे पड़े उस खून की तरफ देखता है और एमसी भी ये देख के परेशान हो रहा था। फिर बटलर पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है कोई यहाँ आओ और छोटे यंग मास्टर के रूम के फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर दो। इसके जाने के बाद एमसी थोड़ा रिलैक्स करता है, एक गहरी सांस भरते हुए मनी मन सोचता है आज तो खत्म ही हो गया था, आखिर इस दुनिया में यहाँ चल क्या रहा है। हाँ जो भी हो, अभी मेरे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका मुझे ख्याल रखना है। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पालने से छलांग मार के सीधा नीचे उतर आता है। फिर हमारा सीन चेंज होके मसाज रूम के अंदर आता है। कोई बहुत सारा तेल अपने हाथों में लेता है और सामने लेटी थी मिसेज लू, जो अपने ऊपर मसाज करवा रही थी। वो इस मसाज से बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ही अच्छी अच्छी आवाजें लगा रही थी। और तभी वहाँ की आवाज आती है और इसकी सारी हवा निकल जाती है, इसका पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पीछे मुड़ के एकदम से देखती है, वहीं पर ही अपना एमसी छलांगे मारता हुआ आ रहा था। वो लड़की चिल्लाती है आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर से तेरी भूख इतनी ज्यादा बड़ी क्यों है। और अगले ही पल वो किसी बकरी के मेमने की तरह उससे चिपक के दूध पीने लग जाता है। उसकी मम्मी चिल्लाती है आखिर तू कब तक ऐसे चूसने वाला है। और अपना एमसी यहाँ दूध पीते पीते मनी मन सोच रहा था मुझे जल्द ही बहुत ही तेजी से ग्रो होना है, ताकि मैं साफ साफ बोल पाऊं और जब यही वापस आए तो मैं अपनी कहानी उसे आसानी से बता पाऊं। एमसी की ये ठानते ही हमारा सीन चेंज होता है एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही चेनिए ने यहाँ बोलना सीख लिया था। वो 1 2 3 करके पूरी गिनती करता है और अब वो अपनी एक्सेलरेटेड ग्रोथ की वजह से पूरे 3 साल के बच्चे की तरह लग रहा है और उसने अपनी स्पीकिंग एबिलिटी को मास्टर कर लिया है। उसकी गिनती पूरी होते ही उसकी बहन यही एकदम डेडली लुक देते हुए उसके पीछे आ जाती है। एकदम से अपने पीछे किसी को सेंस करते ही चेनी थोड़ा हैरान तो होता है, पर जब वो देखता है कि ये उसी की बहन है तो एक्साइटेडली कहता है ये मैं हूँ तुम्हारा बिग ब्रदर। ये सुन के यही थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफ्यूजन में इसी छोटे बच्चे की तरफ देखती है। तभी ये छोटा बच्चा कहता है बिग ब्रदर जो तुम्हारे लिए केक लेके आए थे क्या वो डिलीशियस था। ये सुन के यही एकदम से शॉक हो जाती है, उसकी आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती हैं। ये बातें सुनकर वो अपने पास्ट में खो जाती है, जहाँ पर उसके भाई की आवाज आती है ये ई शोंग शोंग और सेंग सेंग जल्दी उठ जाओ अब केक खाने का समय है। फिर तीनों केक खाने के लिए आ जाते हैं और तीनों एकदम से चिल्लाते हैं वाओ कितना बड़ा केक है। फिर उनका बड़ा भाई चाकू उठा के केक काटने लग जाता है और तीनों बड़ी उम्मीदों के साथ उसे ही देखने लगते हैं। तभी उसके बड़े भाई को किसी का कॉल आता है, जहाँ पर बात करके वो थोड़ा नाखुश लग रहा था और उसके बाद उसे जल्दबाजी में यहाँ से जाना पड़ता है। उसकी छोटी बहनें केक खाने की कोशिश करती हैं तो बड़ी बहन होने के नाते यही छोटी बहनों को रोकती है और ब्रदर के आने का इंतजार करने को कहती है। पर आधी रात हो चुकी थी और उनका भाई अभी तक नहीं आया था। वो तीनों के तीनों अपने बड़े भाई को बहुत याद कर रहे थे और इतने समय के बाद मैंने अपने बड़े भाई को दोबारा देखा, पर किसी अलग रूप में। भले ही रूप बदल गया हो, पर यही अपने बड़े भाई से दोबारा मिलके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये देख मानो उसे जीने का नया सहारा मिल गया हो, नया जीने का मतलब मिल गया हो। वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और टूट के रोने लग जाती है। पर ये देख उसका बड़ा भाई फ्रीक आउट करने लग जाता है। वो घबराते हुए तुरंत ही इसका मुंह बंद करता है और वो कहता है इतना तेज नहीं, हम किसी और को सुनने नहीं दे सकते। ये सुनकर उसकी बहन भी धीरे धीरे करके रोने लग जाती है। फिर इसके मुंह को पकड़ती है और एकदम से अपनी तरफ खींच के जोर से गले लगा लेती है। उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल थी। वो धीमी धीमी आवाज में रोते हुए कहती है कि ब्रदर ये तो सच में आप ही हो। पर बगल में यही के जोर से गले लगाने की वजह से चेनी का दम घुटने लग जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कहता है नहीं नहीं इतने फोर्स का इस्तेमाल मत करो, मैं अब भी एक बच्चे की बॉडी में हूँ। तो यही तुरंत उसे अपनी बाहों से बाहर निकालते हुए उसके हालचाल पूछने लगती है। इससे अब एमसी को चक्कर आने लग जाते हैं तो इसके हाथों से बाहर निकल के दूर जाके एक चैन की सांस लेता है। फिर इससे उसकी बहन कंफ्यूज जाती है, पर तभी एमसी इसके कंधे पे हाथ रखता है। फिर वो इसको अपनी पूरी ताकत से हिलाते हुए सवालों की बारिश करने लग जाता है। तुम पकड़ी कैसे गई और तुम यहाँ कैसे आई और सैंग सैंग और सुआंग सोंग का क्या हुआ और आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि लू फैमिली ने मुझे मारा था। तो अब इसकी बहन को चक्कर आने लग जाते हैं। ये कहती है कि एक मिनट भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग एक जगह बैठ के अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं। यही पहले बताती है कि जिस समय बिग ब्रदर वापस गए थे वो बहुत ही लंबे समय के बाद भी वापस नहीं आए थे। रात में हम तीनों को ही बहुत जोर की भूख लगने लगी थी। मेरी बहनें भी भूख के मारे परेशान हो रही थी। सोंग संग पूछ रही थी कि आखिर बिग ब्रदर अभी तक आए क्यों नहीं। सेंग सेंग बोलती है कि
कि बिग ब्रदर कभी भी इतने लंबे समय के लिए कभी बाहर नहीं गए, तो क्या उन्होंने हमें अकेला तो नहीं छोड़ दिया? तो यही अपनी बड़ी बहन की ड्यूटी निभाते हुए कहती है कि तुम दोनों अंदर ही रहना, मैं बाहर जाके देखती हूँ कि क्या चल रहा है। फिर यही वहीं पर गई जहाँ पर उसका बिग ब्रदर हमेशा मिशंस लेने के लिए जाया करता था, पर वहाँ बिग ब्रदर को पाने की जगह उसने देखा एक नोटिस में गायब हुए लोगों की लिस्ट थी। वहीं पर ही एक औरत एक आदमी की कॉलर पकड़ते हुए चिल्ला रही थी, कमीने तू मेरे हस्बैंड को ट्रिक करके कहाँ ले गया था, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया, क्या तूने उसे मार दिया? तो सामने वाला बंदा इस औरत को लात मारते हुए दूर करता है और कहता है कि दफा हो जा तू सन की औरत। तो बगल में से एक बंदा अपना मुक्का बनाते हुए चिल्लाते हुए आता है, मैंने देखा था कि ये बंदा पोर्टल के थ्रू लीव फैमिली के यंग मास्टर को अदर वर्ल्ड में लेके गया था, मेरी फियोंसे और उसकी पूरी टीम भी वापस वहां से कभी नहीं आए, सभी लोग इसको मिलकर ही मार मार के ही मार देते हैं। ये लाइन सुन के यही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यही का भाई हमेशा इसी बंदे की फियोंसे वाली टीम में ही जाता था। और इधर ये बंदा सामने वाले की धमकी सुनने के बाद डरने की बजाय बिल्कुल बस इरिटेट ही होने लग जाता है। वो अपनी सिगरेट पीते हुए अपने हाथों में ही फायर बॉल बनाता है और सामने ही थ्रो कर देता है, और सामने वाला ये देख के बहुत हैरान था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो फायर बॉल उससे टकराती है और उससे वहीं पर ही जिंदा जलाने लग जाती है। ये बंदा चलते चलते बहुत जोर की चीखें लगा रहा था, पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में सबके सामने वो बंदा जल के खाक हो जाता है। ये बंदा अब भी सिगरेट पीते हुए फुल एटीट्यूड में कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो तुमने लू फैमिली के यंग मास्टर के बारे में अफवाहें फैलाई, इस मिशन का रिवॉर्ड बहुत हाई था, तो ऑफ कोर्स इसमें रिस्क भी बहुत हाई था। डिवाइन सेंस हंटर्स अपनी जिंदगी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये एक नियम है। ये सुन के अपना एमसी रियलिटी में फुल सीरियस होते हुए कहता है, हाँ ये सच है, उसी बंदे ने हम सबको ट्रिक किया था। फिर सेंग सेंग और सुआंग सोंग का क्या हुआ? ये सुन के यही बिल्कुल शांत रह जाती है। शुरुआत में उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते, वो खुद ही अपने सदमे से बाहर नहीं आई थी। फिर वो कुछ कहने की बजाय अपने आप ही फूट फूट के रोने लग जाती है। ये सुन के अपने एमसी कंफ्यूज जाता है, वो कहता है क्या क्या हुआ? वो खुद भी अब बहुत ज्यादा सदमे में चला गया था। उसे डर था कि उसकी दोनों बहनों के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, हमारे नए चैप्टर की शुरुआत होती है। यही अब भी फुट फुट के रो रही थी, वो अपनी कांपती आवाज में कहती है कि मैंने ये प्लान किया था कि मैं पहले वापस जाऊंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि वो दोनों सेफ हैं, उसके बाद मैं ब्रदर का बदला लेने के लिए आऊंगी। पर घर के पास ही एक डिमोनिक टाइड शुरू हो गई। मैं भागते हुए घर की तरफ जा रही थी, सारे हंटर्स भी उसी तरफ आ रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक अंडरवर्ल्ड गेट ओपन हुआ है, वहां से बहुत सारे डिमोनिक मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। डिमोनिक मॉन्स्टर्स की बात सुन के यही बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। वो फुल स्पीड में घर की तरफ भागती है और वो मनी मन सोचती है, स्वांग स्वांग सेन सेन। वो अपने छोटे छोटे पैरों से पूरी दम लगा के वहां पहुंचती है, पर जब तक वो पहुंचती है लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कुछ सोल्जर्स वापस जा रहे थे, वो कह रहे थे कि किस्मत से हम यहाँ जल्दी आ गए, हमने कुछ पीपल्स को बाहर निकाल लिया, फिर भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ये डिमोनिक टाइड काफी पावरफुल थी। ये एरिया तो पूरा तहस नहस हो चुका था और यहाँ यही खड़ी थी अपने ही टूटे फूटे घर के सामने। उसका घर पूरी तरह से जलने लगा था। यही रोते रोते फुल स्पीड में अपनी बहनों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसकी ताकत यहाँ मलबा हटाने के लायक भी नहीं थी। वो काफी समय तक छोटे छोटे पत्थरों को बाहर निकालती है, पर उसके बावजूद उसे अपनी बहनों का कोई सुराग भी नहीं मिलता। मलबा हटाते हटाते उसके हाथों से खून निकलने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी कांपती आवाज में स्वांग स्वांग सेन सेन को आवाज लगाती जा रही थी। फिर एकदम से उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। वो बहुत जोर जोर से रोते रोते चिल्लाती है कि बिग ब्रदर कहाँ हो आप? और हाँ, मुझे पता है कि ये जो सामने वाली इमेज दिख रही है वो तुम लोगों को कुछ ज्यादा अजीब लग रही होगी, पर ये शायद से एडिटेड है, मुझे रियल वाला चैप्टर नहीं मिला। मुझे ये नया चैप्टर बस एक ही साइड पे मिला है और इस साइड पे ये इमेज ऐसी है, तो यही झेल लो। तो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब तक एमसी कभी आंखों में आंसू आने लग गए थे, पर फिर भी वो यही को दिलासा देते हुए कहता है, रोना बंद करो, यही लू फैमिली ने हमारे परिवार को तबाह कर दिया, पर अब हेवंस ने हमें एक और मौका दिया है, हम सोंग सोंग और सेन सेन का बदला जरूर लेंगे। वो अब गुस्से के मारे लाल हो चुका था। वो एकदम डार्क टोन में कहता है, हमारा पहला ब्लड सेक्रीफाइस होगा चैन। फिर हमारा सीन चेंज होकर एक बेसमेंट में आता है, जहाँ पर एक अंधेरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। यहीं पर इन सेल्स में से एक के अंदर ये ब्रदर चैन भी था। वो सलाखों को हिलाते हुए चिल्ला रहा था कि यंग मास्टर लू, मैं इनोसेंट हूँ, मैं सच में बस गिफ्ट डिलीवर करने ही आया था। तभी पीछे से क्लिक की आवाज आती है, जैसे कोई स्विच चालू हो गया हो, और हमें दिखाते हैं पीछे उस सेल के अंदर एक दरवाजा खुल चुका था, जिसके अंदर से एक डीमन जैसा कुत्ता बाहर आता है। ये देख के इस बंदे की फटके 64 जाती है। वो घबराते हुए चिल्लाता है, नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। इस मॉन्स्टर को देख के उसने पैंट में ही मूत दिया था, पर उस मॉन्स्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और अगले ही पल हमें बस सेल के अंदर से उस चैन की चीखने चिल्लाने की आवाजें ही आती हैं। और अपना एमसी इसी ल्यू फैमिली को इमेजिन करते हुए बताता है कि अब आगे मैं इस पूरी ल्यू फैमिली को उलट पलट के रख दूंगा, चलो इन घमंडी विलन्स को नर्क तक पहुंचाते हैं। जो सुन के यही भी मोटिवेट हो जाती है और वो फिर से अपने सदमे से बाहर आते हुए पूरे जोश में बोलती है, ब्रदर आप जो बोलोगे मैं वो सब करूंगी। फिर वो कहती है, हाँ
मुझे याद आया, मेरे पास तो एक मिशन भी है। जो सुन के अपना एमसी कहता है क्या, कौन सा मिशन? तो यही एमसी को आसमान में उड़ाने लग जाती है और वो कहती है कि अब यही तुमको नहलाएगी। तो एमसी कहता है क्या क्या बोला तुमने? नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो यही हंसते हुए कहती है कि पर हम ब्लड रिलेटेड सिबलिंग्स तो नहीं है, और इसके अलावा अब यही तुम्हारी मेड है जो तुम्हारे हर डेली नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये मेरा मिशन है। पर अगर यही ने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया तो उसे पनिश किया जाएगा, तो चलो अंदर चलते हैं। वो उसे फोर्सफुली उठाते हुए बाथरूम में ले जाने लग जाती है। अपने एमसी रेसिस्ट करने के लिए चिल्लाते रहते हैं, नहीं मैं नहीं जाना चाहता। पर अब अंत में वो टब में खड़ा है और उसकी सो कॉल्ड मेड उसके नहाने की तैयारी करने लग गई है। फिर यही उसके पास आके हाथ बढ़ाती है और वो कहती है कि अब समय है तुम्हारे कपड़े उतारने का। जो सुन के येचन के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो अपने कांपती हुई आवाज में कहता है, नहीं नहीं मैं ये खुद कर सकता हूँ, मैं ये उतार लूंगा, तुम वहीं रुक जाओ। पर यही उसकी एक नहीं सुनती और सारे कपड़े खुद ही उतारने लगती है। इवन वो ये करते हुए बहुत खुश भी लग रही थी। पर भले ही ये बस 6 महीने का बच्चा है, पर इसके अंदर दिमाग तो एक एडल्ट का ही है ना। वो पूरी दम लगा के रेसिस्ट करने की कोशिश करता है। पर अगले ही पल एमसी टब के बाहर नंगा खड़ा था और यही उसकी टुच की टुइयां देखते हुए कहती है, ओह तो ये वही लेजेंडरी विली है जो हर लड़के के पास होती है, ये देखने में थोड़ी क्यूट तो है। ये शब्द येचन की दिल दिमाग में छेद कर जाते हैं। उसने अपनी दोनों जिंदगियां मिला के इतनी बेइज्जती नहीं झेली होगी जितनी इस मूवमेंट पे झेली है। देखने से उसकी आत्मा ही बाहर आ चुकी थी और उसके आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे थे। वो अपनी टुच की टुइयां छुपाते हुए कहता है, इधर मत देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो यही बड़ी इनोसेंट तरीके से कहती है कि पर अब मैं तुमसे बड़ी हूँ ब्रदर, क्या पहले आप भी हमें ऐसे ही नहलाया धुलाया नहीं करते थे? अब यही की बारी। वो अब पीछे मुड़ के अपनी मेड आउटफिट उतारने लग जाती है। जो सुन के एमसी फ्रीक आउट करने लग जाता है। वो चिल्लाता है क्या? येचन पीछे मुड़ के अपनी आंखें बंद कर लेता है और पीछे यही भी अपने कपड़े चेंज करने लगती है। उसने येचन को नहलाने के लिए सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी और अब वो टॉवल लपेट के येचन को नहलाने लग जाती है। पर इतना सब होने के बाद अब येचन बिल्कुल स्टैचू बन चुका था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। फिर यही येचन के बाल धोते हुए कहती है, ब्रदर बाहर सभी लोग अपनी जान को दांव पे लगाते रहते हैं बस थोड़ा से खाने के लिए। नहाना तो उनके लिए ऐसा है जिनके बारे में उनकी सोचने की भी हिम्मत नहीं होगी। फिर यहाँ के लोग रोज रोज क्यों नहाते हैं और ये लोग रोज रोज इतना सारा स्वादिष्ट खाना खाते हैं और फिर जो भी बच जाता है वो कुत्तों को खिला देते हैं, ऐसा क्यों? जो सुन के अपना एमसी सदमे से बाहर आता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, फेयरनेस एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हमें खुद अपने हाथों से लड़ना होता है। पर तभी वो कुछ देख के फिर से सदमे में चला जाता है क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही कुछ फील हो रहा था। क्योंकि यही नीचे की तरफ रगड़ते हुए कहती है कि अब यही यहाँ पर भी स्क्रब कर देगी। ये देख के एमसी का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है और उसकी आंखें तो आई सॉकेट से बाहर ही आने लगती हैं। फिर अब बस हमें बाथरूम से एमसी की रोती हुई आवाजें आ रही थी, है मैं इस पार्ट को खुद ही कर सकता हूँ। यही चिल्ला रही थी, नहीं ये कुछ ऐसा है जिसके लिए यही को ऑर्डर मिला है। इसी के साथ अपना सीन चेंज होता है। नहाना धोना कंप्लीट हो चुका है। यही अब एमसी के कपड़ों की घड़ी मार के रख रही थी। बस ये चेन थोड़ा सदमे में था। उसकी पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि बस जमीन में एक गड्ढा खोद के अपना मुंह घुसा लूं। फिर धीरे धीरे करके उसके इमोशंस वापस आने लगते हैं। पर अभी जो हुआ उसका ट्रॉमा अब भी उसके दिमाग में था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वो मन ही मन सोचता है, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। मैं बड़ा भाई हूँ और उसके बाद एक छोटे बच्चे ने मुझे नंगा देख लिया। अब ये चेन के छोटे छोटे कंधों पर बेशर्मी का बहुत ही भारा बोझ आ चुका था। ये इसकी तरफ मुड़ के बड़े इनोसेंट तरीके से कहती है, ब्रदर क्या हुआ आपको? पर उसका ब्रदर गुस्से के मारे हूँ करते हुए अपनी करवट बदल लेता है। यह देख के यही डिप्रेशन में चली जाती है और वो एकदम कांपती आवाज में कहती है, ब्रदर आप मुझसे नाराज हो गए, आप कभी भी मुझसे इतने नाराज नहीं हुए। अब ये सुन के येचन को अपराधी जैसा महसूस होने लगता है तो एक गहरी सांस भरता है। वो फिर अपनी छोटी छोटी टांगों पे खड़ा होकर यही के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है अब मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, पर बड़े भाई को अभी तुमसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। तो यही का मूड कंप्लीटली चेंज होकर 180 डिग्री घूम जाता है और वो एकदम हंसते हंसते कहती है, ठीक है पूछो। ये देख के एमसी की बोलती बंद हो जाती है। उसके दिमाग में एक ही शब्द आ रहा था, धोखा। पर फिर वो इसे इग्नोर करते हुए कहता है, यही क्या तुमने विंड टाइप डिवाइन सेंस को अवेकन किया है? जो सुन के यही कहती है, क्या ये? फिर एमसी बताता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जिस बंदे ने सबसे पहले डिवाइन सेंस को अवेकन किया था वो 12 साल की उम्र में किया था। फिर तुमने कैसे? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, छोटे येचन यही से पूछता है, सबसे कम उम्र में डिवाइन सेंस को अवेकन करने का रिकॉर्ड एक 12 साल के बच्चे के पास है, फिर तुमने कैसे? तो यही भी अपना सर हिलाते हुए कहती है, मुझे भी इसके बारे में पक्का तो नहीं पता है। फिर वो अपनी उंगली से ऊपर इशारा करते हुए बताती है कि एक पैनल जैसी चीज अचानक यही के सामने आई, उसके अंदर यही का पूरा स्टेटस लिखा था और हमें दिखाते हैं कि यही के सर के ऊपर भी एक पैनल अटक रहा था जिसके अंदर बताया गया था कि यही के पास विंड टाइप डिवाइन सेंस है और उसके पास डिवाइन सेंस पॉइंट 0 है। और यही बताती है कि मेरे पास इसके साथ साथ एक डायलॉग बॉक्स भी आया था जो मेरे साथ बातचीत करता था और मुझे बताता था कि कैसे अवेकन करना है, और जब मैंने इसका कहा मान के वैसा ही किया तो मैं अवेकन भी हो गई। अब एक पैनल की बात सुन के तो एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है, क्या एक पैनल? फिर वो अपने कॉन्शियसनेस में झांक के देखता है तो वहां पर स्टेटस विंडो में उसकी सारी डिटेल्स दिखा रहे थे और उसी स्टेटस विंडो के पास ही वही डायलॉग बॉक्स भी था। ये देख के अपने एमसी सोचता है, क्या मैंने तो इस चीज को कभी नोटिस भी नहीं किया, क्या ये वही चैट बॉक्स है इसके बारे में यही बता रही थी? फिर वो एकदम से गुस्सा होने लग जाता है और वो मनी मन सोचता है, आखिर यही के पास भी ऐसा एक और क्यों है और वो इतनी कम उम्र में कैसे
कैसे अवेकन हो सकती है और हम दोनों के ही पास ये अनबिलीवेबल सिस्टम पैनल्स हैं। ये तो डेफिनेटली कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो शक्ति है वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। एटलीस्ट अभी तो मेरी समझ से बाहर है। तभी सामने से यही कहती है, क्या हुआ भाई, कुछ गलती है क्या? तो यहाँ पर उसका भाई कहता है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है। फिर वो एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहता है, चूंकि अब तुमने अपनी खुद की डिवाइन सेंस एबिलिटी को अवेकन ही कर लिया है तो अब तुम्हें भी जल्द से जल्द स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये भी पूरे जोश में कहती है कि मैं भी डेफिनेटली पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करूंगी। तो ये चैन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि मेरी सारी सिस्टर्स में से तुम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। तभी इन दोनों को नॉक नॉक की आवाज आती है। ये लोग जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ दरवाजे पे कोई आया हुआ था। सामने से एक आवाज आती है, यंग मास्टर अब खाना खाने का समय हो चुका है। मास्टर चिंतित है कि आपकी भूख इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, इसीलिए उन्होंने मैडम से बोल के उनका दूध निकलवा के आपके लिए भिजवाया है। तो ये भी जाके वो दूध की बोतल ले लेती है और वो मनी मन सोच रही थी कि इसके अंदर से मैडम ने दूध को पंप कैसे किया होगा, क्या उनके पास कोई मशीन है। फिर वो मेड से दूध लेके वहाँ का दरवाजा लगा के सीधा वो दूध की बोतल एमसी के पास ले आती है। फिर ये चीन यही से कहता है कि स्ट्रांग बनने के लिए हमें मेहनत तो करनी जरूरी है, पर ल्यू फैमिली के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं हमें उन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम और भी तेजी से ग्रो कर सकें। तो ये इनोसेंट लुक के साथ कहती है कि यही तो डेस्परेटली ट्रेनिंग कर रही है, फिर और कौन सा तरीका है जिससे हम ताकतवर बन सकते हैं। तो एमसी एक चीकी स्मेल के साथ कहता है, अपना मुंह खोलो फिर तुम्हें पता चलेगा। तो ये भी अपना छोटा सा मुंह ओपन करती है। तभी एमसी इससे बोतल लेता है और सीधा इसके मुंह में ही रख देता है, जिससे ये बहुत हैरान हो जाती है। और ये चैन कहता है कि तुम ये पहले पी के देखो। तो यही भी ये दूध आराम से पीने लग जाती है। अपना एमसी भी मुस्कुराहट के साथ ऐसे देख रहा था, पर तभी यही के अंदर से उसकी पावर्स ओवरफ्लो करने लग जाती है। ये देख के वो बहुत कंफ्यूज जाती है और वो इसे फील करते हुए अपने भाई से कहती है कि भाई मेरी पावर्स इतनी तेजी से कैसे इंक्रीज हो रही हैं। ये सुन के तो अपना एमसी एक मुस्कुराहट देता है और वो अपनी मदर को इमेजिन करते हुए बताता है कि उस औरत के पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है जो ल्यू फैमिली के बीस्ट के अंदर से मिले हुए कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स को कन्वर्ट करके कुछ ऐसी चीजों में बदल देता है जिसके पास सेम इफेक्ट होता है हाई लेवल डिमोनिक बीस्ट क्रिस्टल के जैसा। ये कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए एक ए रैंक सब्जिगेशन स्क्वाड भी स्ट्रगल करेगी। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी स्ट्रगल करते, मेहनत करते, तब भी हम इसके एक पीस को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर भी ये औरत उसे एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकती है, बिल्कुल एक वाइटल एसेंस गाय की जैसी। ये सच में एक टेरिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डिवाइन सेंस एकेडमी के अंदर भी कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। मुझे शक है कि ये पावरफुल फैमिलीज और ये टॉप रूलर्स हम जैसी नॉर्मल पब्लिक से बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। इन लोगों ने नॉर्मल पब्लिक को बस अपनी नॉलेज का छोटा सा पार्ट ही दिया ताकि हम इन्हीं लोगों के लिए लड़ते मरते रहें और ये लोग आराम से अपने गंदे काम करते हुए हमारे ही ऊपर राज करते रहें। फिर वो अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है कि हमें जरूर इन सीक्रेट्स को खोद के बाहर निकालना ही होगा। तभी यही है दूध की बोतल एमसी की तरफ करते हुए कहती है कि ब्रदर ये तुम भी पियो, इससे तुम भी ताकतवर बन जाओगे। तो अपना एमसी कहता है, मैंने ये पहले बहुत पिया है, अभी के लिए तुम ये पियो, ये सब तुम्हारे लिए है। अभी जितना ज्यादा हो सके तुम उतना इसे पियो। पहले तुम खुद को पावर अप कर लो और अपने डिवाइन सेंस को अपनी लिमिट तक पहुंचाओ। फिर वो करते हुए छलांग लगाता है और अपने बेड से नीचे उतर आता है। फिर वो छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं भी जा रहा हूँ खाने के लिए। इधर बाथ हाउस के बाहर मेड्स लाइन लगा के खड़ी थी। तभी बाथ हाउस के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है। कोई चिल्ला रहा होता है कि तुम फिर से अंदर क्यों आ गए। और हमें दिखाते हैं ये कोई और नहीं अपना एमसी है जो इस औरत की छाती से चिपकते उससे दूध पीते जा रहा होता है, बिल्कुल जानवरों की तरह। और अब तो मुझे इस औरत पर दया आने लगी है। बेचारी चैन से खाना भी नहीं खा सकती, नहा भी नहीं सकती, और एमसी इतने जानवरों की तरह से दूध पी रहा है कि इसके पैर भी कांपने लगे। और ये औरत अब इरिटेशन में चिल्लाती है, क्या मैंने अभी तेरे लिए इतना ज्यादा दूध निकाल के नहीं भिजवाया था? वो सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? तू छोटा छुआ, तू इतना ज्यादा कैसे खा सकता है? तभी एक मेड दूसरी मेड से कहती है कि यंग मास्टर को फिर से भूख लगी आई है, जल्दी करो, मैडम के लिए ट्रेजर्ड मेडिसिनल मील तैयार करो। और अपना एमसी यहाँ दूध पीते पीते मनी मन सोचता है कि अब से हमारा बदला शुरू होता है। बस देखो कैसे यही और मैं पूरी दुनिया को अपसाइड डाउन कर देते हैं। हम तुम्हारी लू फैमिली को फ्लिप करके उसके सर के बल ला देंगे। और हमें दिखाते हैं बाहर अब लू फैमिली के आसमान के ऊपर भी बिजलियां कड़कने लगी हैं। चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बदलने लगा है। अब रात हो चुकी है और अपना एमसी अपने घुटनों पर रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहा है, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो अपने पास्ट को याद करता है। वहीं जब एमसी ने मिस्टर चेन को फंसाया था तो आखिरी में मिस्टर चेन अपने गिफ्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी इनोसेंस को साबित कर सके, पर उसे इसका मौका ही नहीं मिला था। और यहीं पर अपना एमसी उसी गिफ्ट को ढूंढ रहा था और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो मिल भी जाता है। इसे देख के उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि आखिरकार ये मुझे मिल ही गया। वो इसे टेबल के नीचे से बाहर निकालता है और उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो मनी मन सोचता है वो बंदा जरूर अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा के ये गिफ्ट लेके आया होगा ताकि वो मुझे खुश कर सके। ल्यू फैमिली के लोग तो छोटी मोटी चीजों की तरफ अपनी निगाहें भी नहीं घुमाते, तो आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या ही होगा। फिर वो बड़ी उम्मीदों के साथ उस बॉक्स को ओपन करता है और जैसे ही वो ओपन करता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट चमकने लगती है और हमें दिखाते हैं उसके अंदर किसी तरीके का क्रिस्टल था, जिसे देख के अपना एमसी कहता है अब ये क्या है, क्या ये किसी डिमोनिक बीस्ट का क्रिस्टल है, पर ये काला क्यों है? तभी एमसी के डायलॉग बॉक्स के अंदर से पहली बार एक आवाज आती है। वो आवाज किसी रोबोट जैसी थी। रेयर क्रिस्टल को डिटेक्ट किया गया है। अगर तुम लाइटनिंग टाइप्स की लाइटनिंग स्पीयर को पाना चाहते हो तो इसे एब्जॉर्व करो। ये देख के अपना एमसी कंफ्यूज जाता है और वो कंफ्यूजन में पूछता है एक स्किल क्रिस्टल ये क्या होता है? क्या
एक स्किल को पाने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत से ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती है? क्या तुम इसे ऐसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो? तो उसके सामने वाले डायलॉग बॉक्स से आवाज आती है कि डिमोनिक बीस्ट की अलग अलग रेसेस के अंदर से कुछ इवॉल्व्ड स्पीसीज भी निकलती हैं जिनके पास डिमोनिक बीस्ट की कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। जब ऐसे बीस्ट को कोई हंट करता है तब इसमें एक्सट्रीमली स्मॉल चांस होता है कि ये बीस्ट एक स्किल क्रिस्टल को ड्रॉप करेगा। इसे एब्जॉर्व करने के बाद ये उसी स्किल के एनर्जी सर्किट्स को और स्ट्रेंथन करेगा, और ऐसे ही जिस स्किल को लर्न करने के लिए सालों की मेहनत और ट्रेनिंग लगती है उसे इंस्टेंटली सीखा जा सकता है। ये सुन के तो एमसी की आंखें प्रैक्टिकली चमचमाने लग जाती हैं और वो इस क्रिस्टल को देखते हुए कहता है, ओ इस दुनिया में इतनी अच्छी चीजें कैसे हो सकती हैं। देन वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और वो एकदम से डायलॉग बॉक्स की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तो इस बॉक्स के अंदर से आवाज आती है कि मैं एक सिस्टम हूँ जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में ही रहता है, तो ये तो ऑब्वियस है कि मैं ये सेंस कर सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। जो सुन के ये चेन कहता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अपोकलिप्स के आने से पहले मैं भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जो वेब नोवेल्स और मोबाइल गेम्स से एडिक्टेड था। उन सिस्टम टाइप वेब नोवेल्स के अंदर एक सिस्टम पता नहीं कहां से आता है और अपने होस्ट को बहुत सारे मिशंस देता है जिन्हें कंप्लीट करने के बाद वो बहुत ही अच्छे अच्छे जेनरस रिवॉर्ड्स देता है। वो रिवॉर्ड्स भी पता नहीं कहां से आते हैं, पर वो प्रोटैगनिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ शो ऑफ कर सके, थोपड़ों पे थप्पड़े मार सके, अपना रिवेंज ले सके और कमबैक कर सके। मेरा रिलम लेवल और डिवाइन सेंस एबिलिटी दिखाने के अलावा तू तो कुछ कर भी नहीं सकता। आखिर किस तरह का यूजलेस सिस्टम है तू? तो सिस्टम बताता है कि अगर मैं तुझे याद नहीं दिलाता तो तुझे पता भी कैसे चलता कि तेरे पास रीइंकार्नेशन की एबिलिटी है। तुम पहले वहीं मारे जा चुके होते। तुमने कभी इसके लिए थैंक यू शुक्रिया तो कभी बोला ही नहीं, उसकी बजाय उल्टा गालियां दे रहे हो। जो सुन के एमसी की बोलती बंद हो जाती है और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है, थोड़ी देर सोचने के बाद फिर वो अपना हाथ बांधता है और इससे पूछता है, ठीक है, तो क्या तुम यही के सिस्टम से भी जुड़े हुए हो? जो सुन के एकदम से कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, हम बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। फिर वो एकदम से चिल्लाता है, क्या यहाँ पर एक और सिस्टम है? फिर वो एकदम से खुद को शांत कर लेता है और वो कहता है कि तुम बस फालतू की बकवास में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें खुद को ताकतवर बनाना चाहिए और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहिए। तो एमसीबी एक हाथ की वेव के साथ इसे गायब करता है और वो कहता है, हाँ मुझे खुद को ताकतवर बनाने की हर अपॉर्चुनिटी को थामना होगा। फिर वो इस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उसे अपनी गोदी में रख के इसे एब्जॉर्व करने लगता है। अगली पल इस क्रिस्टल की सारी एनर्जी को और आसपास की एयर को भी वो अपने ही अंदर सोखने लग जाता है और वो मनी मन सोच रहा था, मैं ये फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर डिवाइन सेंस के पाथ में बहुत ज्यादा एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है और अभी बच्चा होने के बावजूद मैं इस एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मेरा लेवल भी अभी काफी हाई है नॉर्मल बच्चों के मुकाबले। अगले ही पल वो अपना हाथ उठाता है और मनी मन सोचता है, लाइटनिंग स्पीयर अपीयर। उसके हाथ में बहुत सारी कड़कती हुई बिजली एक ही जगह पे एकत्रित होने लग जाती है और वो एक स्पीयर का फॉर्म ले लेती है, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है, सक्सेस। एक डिवाइन सेंस स्किल जिसे पाने के लिए एक नॉर्मल यूजर को 10 साल की कड़ी मेहनत लगेगी, जिसे पाने के लिए उसके स्किल के एनर्जी सर्किट्स को कॉन्स्टेंटली सेम एनर्जी के साथ कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथन करता रहना पड़ेगा और मुझे वो चीज इतनी जल्दी मिल गई। फिर अपने स्पीयर को उठा के पीछे की तरफ करता है जैसे वो इसे थ्रो करना चाहता और वो मनी मन सोच रहा था, मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरे शरीर की पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी कंडेंस होकर एक स्पीयर के फॉर्म में मेरे हाथ में आ चुकी है। इसे हाथ में लेके मैं कॉम्बैक्ट के लिए यूज कर सकता हूँ या फिर इसे थ्रो भी कर सकता हूँ। तो आखिर ये कितना ताकतवर होने वाला है। फिर वो इसे थ्रो करता है और हमें दिखाते हैं कि स्लू फैमिली के कैसल के बाहर एक जोरदार बिजली बाहर आती है जिसने कैसल की दीवारों को भी तोड़ दिया था और अपना एमसी देख के बहुत खुश हो रहा था। वो सोचता है ये तो डैम पावरफुल है। अगली पल ग्रैंडफादर और उसकी पूरी लू फैमिली हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोल के अंदर आने लगती है। पीछे एमसी की मदर अब भी उबासियां मार रही थी और उसका फादर बहुत ही ज्यादा इरिटेट लग रहा था। वो कहता है, व्हाट दी हेल, इतनी रात गए इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों मचा रहे हो? क्या तुम लोगों को एक्सरसाइज करने से रोकना चाहते हो? एक्सरसाइज समझ रहे हो ना, किस तरह की एक्सरसाइज? पर सामने ग्रैंडफादर कुछ देख के एक्साइटेड लग रहा था और यही कुछ सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। और हमें सामने दिखाते हैं एक दीवार के अंदर छेद हो रखा है जिसके अंदर अभी बिजली दौड़ रही है और अपना एमसी बहुत ही खिलखिलाते हुए उसके बगल में ही बैठे बैठे हंस रहा था। ये देख के फादर और बटलर पैनिक करने लग जाता है। फादर चिल्लाता है, आखिर ये सब किसने किया? बटलर चिल्लाता है, बस अभी अभी ये सर्वेंट डेथ गार्ड्स को सुपरवाइज कर रहा था, मैं उन्हें उनकी ट्रेनिंग के बारे में समझा रहा था, तभी मैंने देखा कि अचानक यंग मास्टर के रूम के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर लाइटनिंग बोल्ट को शूट आउट किया गया है। जब मैंने यहाँ देखा तब तो यंग मास्टर अकेले ही इस रूम के अंदर थे और वहाँ कोई भी नहीं था। और सामने ग्रैंडफादर एमसी को उठाते हुए बहुत ही एक्साइटमेंट में उसके साथ खेल रहा था और वो हंसते हंसते चिल्लाता है, ना सिर्फ इसने इन्हें डिवाइन सेंस को अवेकन कर लिया है बल्कि इसने ऑलरेडी एक डिवाइन सेंस स्किल को भी इतनी जल्दी सीख लिया। वो देखने से ही काफी खुश लग रहे थे। फिर वो अपनी डॉटर इन लॉ से कहता है, बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ, ये सब कुछ तुम्हारी फैमिली के एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारी डिलीजेंट गाय जैसी प्रोडक्शन की वजह से हुआ है। जो सुन के उसकी उम्मीद बस थकान के मारे एक सांस छोड़ती है और इधर इसका फादर अपने ही बच्चे से जलन खाते हुए कहता है, ये छोटा सुआ इतनी ज्यादा रात हो गई उसके बावजूद इतना शोर मचा रहा है। तो उसका ग्रैंडफादर इस पे चिल्लाता है, तेरा बेटा इतना एक्सेप्शनली टैलेंटेड है तो क्या तुझे उस पर प्राउड महसूस नहीं होना चाहिए? तो किस तरह का फादर है? अपने ही बाप से डांट खाने के बाद तो बस वो अपना
अपना सर झुका के पीछे खड़ा ही रह सकता है, और इधर उसका ग्रैंडफादर अपने ही बेटे को लाड प्यार करते हुए कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि मैं अपने जीनियस ग्रैंडसन को एनुअल अदर वर्ल्ड हंटिंग फेस्टिवल शेड्यूल से कहीं ज्यादा पहले ही एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। ग्रैंडफादर के इतना कहते के साथ ही अपना सीन चेंज होता है। सुबह हो चुकी है, अब सभी लोग तैयार होके खड़े हैं। ग्रैंडफादर अपनी बटलर की तरफ पीट करके कहता है क्या हुआ, सारी तैयारियां हो गई ना? जिसपे बटलर बताता है कि टारगेट टीम ऑलरेडी निकल चुकी है। यंग मास्टर के आदमियों ने ऑलरेडी उनकी टीम को इन्फिल्ट्रेट कर लिया है और उन्हें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ गाइड कर रहे हैं। जिसपे उसका ग्रैंडफादर बहुत ही जोर जोर से ठराके मारते हुए हंसने लग जाता है और वो चिल्लाता है हाँ बहुत अच्छे चलो चलते हैं। हमारे लू फैमिली के डिसेंडेंट्स को छोटी उम्र से ही ये एक्सपीरियंस करना होगा कैसे एक सुपीरियर के तौर पे उन लोली कॉमनर्स को अपनी असली कीमत रियलाइज कराई जाती है। ये इतनी जोर जोर से हंस रहा था कि अपना एमसी दूध पीने में डिस्टर्ब होने लग जाता है और वो मनी मन इसको गाली देते हुए सोचता है अब ये कमीने करना क्या चाहते हैं। फिर ये लोग ऐसे ही आगे चलने लग जाते हैं और उनका ग्रैंडफादर सबसे आगे जाके एक स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर वो अजीब सा कोई जादू मंत्र पढ़ने लगता है जिससे उसके आसपास कोई अजीब सा सर्कल बनने लग जाता है, बहुत सारा करंट निकलने लगता है उससे। वो करंट धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और वो बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो एक पोर्टल का फॉर्म ले लेता है। वो सन की ग्रैंडफादर अभी बहुत जोर जोर से हंस रहा था और पीछे अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान था। वो मनी मन सोचता है व्हाट, ये अदर वर्ल्ड के गेट्स ये तो रैंडमली ओपन होते हैं ना, क्या ये लू फैमिली अपनी मनमर्जी से ही ओपन कर सकती है? डैम इट, आखिर ये अपोकलिप्स के रूलर्स हम जैसे कॉमनर्स से कितनी चीजें छुपा रहे हैं। आखिर यहाँ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कौन कर रहा है, इंसानियत या बस कॉमनर्स? तभी हमारा सीन चेंज होके इसी अदर वर्ल्ड में आता है। ये अदर वर्ल्ड अर्थ से ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, हरियाली से बड़े पेड़ पहाड़ पौधे वैलीज, बस यहाँ इंसानों की कमी है। अब कुछ इंसानों के टेलीपोर्ट होके यहाँ आने की वजह से वो कमी भी पूरी हो गई, पर ये चैन अब भी ग्रोथ की एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर रहा था। वो अब भी अपनी माँ की चेस्ट से लटका हुआ था। उसकी मम्मी रोते रोते चिल्लाती है तू चूहे, तुझे बस एक ही चीज आती है, खाना 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 और खाना। पीछे से बटलर कहता है यंग मास्टर को तो लगता है अदर वर्ल्ड में आने की वजह से चक्कर भी नहीं आ रहे हैं। यंग मास्टर के पास रिमार्केबल टैलेंट है, ये असली पावर हाउस की निशानी है। पीछे से उसका बाप एक तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है वहां पर वो लोग वहां पर हैं। हमें सामने दिखाते हैं कि सामने के पहाड़ों से बहुत सारा धुआं निकलने लगा है, चारों तरफ से पशु पक्षी भाग रहे हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर उसी जगह पर आता है जहाँ से ही सारा धुआं निकल रहा था। यहाँ पर काफी सारे ऐसे मॉन्स्टर्स थे जो स्नेक और डायनासोर्स का मिक्स लग रहे थे। नीचे इंसान ठीक ठाक आर्मर और हथियारों से लैस थे, पर उसके बावजूद वो मॉन्स्टर्स आसानी से इन इंसानों को मसलते जा रहे थे। इनका एक टीममेट तलवार से इन सांपों को काटने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है कि इनकी स्केल्स कुछ ज्यादा ही टफ है, हम अपनी तलवार से कुछ भी कर लें इन्हें काट ही नहीं सकते। नीचे एक बंदे के ऊपर सांप हमला करता है तो वो खुद को शील्ड से डिफेंड करते हुए चिल्लाता है आखिर इस सी रैंक पोर्टल में एक सी रैंक हॉर्न पाइथन क्यों है और यहाँ पर तो एक बी रैंक हॉर्न पाइथन किंग भी है। ये सब देख के यही और ये चैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। भले ये फाइट इनसे काफी दूर चल रही है पर इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था और इन्हें कोई और दिखाई दिया था जिसका नाम है सुआंग सुआंग। हाँ, इन्हीं की तीसरी बहन। सामने एक पाइथन उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी पूरी जान से उसको रेसिस्ट करने की कोशिश कर रही थी पर इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और अपने ये चैन और यही सोचते हैं कि ये अब भी जिंदा है। तभी कुछ सरप्राइजिंग होता है, स्वांग स्वांग अपने दोनों ही हाथों से इस पाइथन के मुंह को ही फाड़ देती है। मतलब स्वांग स्वांग भी अब एक अवेकन्ड पर्सन है। दूसरी तरफ वो शील्ड वाला पर्सन, उसकी भी शील्ड क्रैक होने लगी है। ये जोर से चिल्लाता है सभी लोग फाइट करते करते यहाँ से रिट्रीट करने की कोशिश करो। तभी हमें पीछे दिखाते हैं एक पर्सन ब्लरिंग स्पीड के साथ इसी की तरफ बढ़ रहा था। पीछे से स्वांग स्वांग चिल्लाती है बच के रहना। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर इतने में तो बंदा सीधा उसकी शील्ड वाले के पास पहुंच चुका था। वो एक ही पंच में उसकी शील्ड को तोड़ देता है। उसके चेहरे पे धोखेबाजों वाली स्माइल थी और उसका मुक्का शील्ड को तोड़ते हुए सीधा उसके टीममेट पे लगता है जिससे उसका टीममेट भी खून की उल्टी कर देता है। इसकी वजह से सामने वाली शील्ड जो पाइथन को रोक रही थी उसमें भी क्रैक आने लग जाते हैं। तभी इनका दूसरा टीममेट वो भी अपनी पावर्स को जमा करते हुए सीधा इनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो चिल्लाता है कमीने तेरी हिम्मत कैसी हो हमारे कैप्टन के ऊपर स्नीक अटैक करने की। पर ये बंदा तो अब भी हंस रहा था। फिर वो एकदम से आगे बढ़ता है और फुल स्पीड में सीधा इसके टीममेट की बॉडी के अंदर से अपना हाथ आर पार कर देता है। उसके चेहरे पे अब भी साइकोपैथों वाली स्माइल थी। चारों तरफ खूनम खून हो जाता है। पीछे से एक टकला आदमी इसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है मैंने पहचान लिया ये कौन है। ये ह्यूमन बुचर क्विज सैलोंग है जिसे कब का डेथ सेंटेंस मिल चुका है पर ये अभी तक जिंदा क्यों है और यहाँ पर क्यों है। सामने ये सन की पागलों की तरह अपनी जुबान निकालते हुए बहुत जोर जोर से हंसता जा रहा था। फिर वो अपने हाथ में रखी टीममेट की डेड बॉडी को हाथ झटकते हुए दूर फेंकता है जो उड़ते उड़ते सीधा पाइथन के मुंह की तरफ ही आगे बढ़ने लगते हो। पाइथन भी इसे निगलने को तैयार था। ये सब देखते हुए ये चैन मनी मन सोचता है ह्यूमन बुचर क्विज सैलोंग ये वही इंसान है जिसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसी की बदौलत वो लू फैमिली का यंग मास्टर मेरे ऊपर फाइनल किलिंग ब्लो मार पाया था। ये सब देखते हुए अपने पास्ट को याद कर रहा था कि कैसे यही ह्यूमन बुचर मुझे मारने के लिए सनकियों की तरह आगे आया था और मैंने भी अपनी पूरी जी जान लगा के इसके पंच से अपना पंच टकराया था। वो बताता है कि इस मर्डरस मेनियाक को डिवाइन सेंस यूजर्स और ऑर्डिनरी पीपल्स को चीर फाड़ करने में मजा आता है। ये एक बी रैंक
मिड टीयर का डिवाइन सेंस यूजर है। इसे ओरिजिनली तो डेथ सेंटेंस मिल चुका है, पर ल्यू फैमिली ने इसे बचा लिया, इसे किसी और से बदल दिया और अब ये ल्यू फैमिली के गुंडों की तरह काम करता है। ये देख के येचन और येई दोनों ही काफी ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। वो मनी मन सोचते हैं आखिर अब हम क्या करें, हम सबके सामने कैसे स्वांग स्वांग को रेस्क्यू करें। यही होता है जब तुम्हारे पास सफिशिएंट पावर नहीं होती। पर तभी इसको एकदम से एक आइडिया आता है और तो ये पूरी जी जान लगा के दूध पीने लग जाता है। उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है, तू चूहे, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि ध्यान से दूध पी, और अब ये कैसे दूध पी रहा है, हाँ ये कितना अनोइंग है। और तभी येचन अपने दूध पीते पीते काफी जोर से ही अपना मुंह बदलने लग जाता है। उसको देखने से कुछ अजीब सा ही लग रहा था। उसकी मम्मी चिल्लाती है, देख तू क्या कर रहा है, और तभी अपना एमसी सारा दूध उगल देता है। उसने पूरी तरह से उल्टी कर दी थी उसकी मम्मी के ऊपर। उसकी मम्मी भी ये देख के बहुत ज्यादा हॉरिफाइक हो जाती है। वो अपना एक हाथ घुमाते हुए सीधा इसको ऊपर उछल देती है और चिल्लाती है, हाँ ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। और बस कैजुअली ऐसे हाथ घुमाने की वजह से ही अपना एमसी उड़ते उड़ते आसमान में उड़ने लग जाता है। उसका ग्रैंडफादर भी गुस्से में इस तरफ देखता है। तभी यही भी अपनी जगह से छलांग लगाती है और सीधे ही एमसी को कैच करने के लिए उसी की तरफ आगे बढ़ने लगती है और आराम से उसे कैच करते हुए नीचे उतर आती है। यही फुसफुसाते हुए एमसी से कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो। तो अपना एमसी अपने मुंह पे उंगली रखते हुए कहता है, जब चीजें यहाँ कियोटिक होने लग जाएं तो मेरे सिग्नल का इंतजार करना, तभी हम सुआंग सॉन्ग को बचाने के लिए निकल चलेंगे। तभी हमें सामने की तरफ दिखाते हैं उसकी मम्मी को एक जोर का थप्पड़ा पड़ता है और हमें दिखाते हैं ये थप्पड़ा मारा था मिस्टर लू ने। वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये तू कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, इतनी लुल्लू पुच्चू है तू। और थप्पड़ा खाने के बाद तो इस लड़की को मानो एक सदमा सा लग गया। वो एकदम से गुस्से के मारे इसकी तरफ घूरती है और चिल्लाती है, तू फकिंग, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझे हिट किया, इवन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी हिट नहीं किया। वो तो इस थप्पड़े से बिल्कुल पागल ही हो जाती है। वो एकदम से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चिल्लाती है, मैंने तुझसे इसलिए शादी नहीं की ताकि तू मुझे मार सके, तू वीकलिंग कहीं के। ये सुन के मिस्टर लू भी इरिटेट होने लग जाता है। वो भी गुस्से में अपनी अर्थ की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, लगता है तुझे एक सबक सिखाने की जरूरत है। ये चंद दोनों ही आराम से इस फाइट को देख रहे थे। तभी इन दोनों के ही सामने से वुस करते हुए एक पावरफुल इंपैक्ट गुजरता है। जब ये लोग बगल में देखते हैं तो वहीं पर ही इसके ग्रैंडफादर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था और उसका ग्रैंडफादर कहता है, मेरी गुड डॉटर इन लॉ। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसका ग्रैंडफादर भी अभी इस फाइट में कूदने वाला है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, एक नए जन्मे बच्चे का दूध की उल्टी करना बिल्कुल नॉर्मल है। एक माँ के तौर पे तुम्हें अपने बच्चे को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आखिर तुम इतनी रेकलेस कैसे हो सकती हो, और तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ होने के तौर पे तुम दोनों के ही ऊपर दो परिवारों की भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब ग्रैंडफादर को ऐसे गुस्से में देख के ये दोनों ही अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करके अपना सर झुका लेते हैं। पीछे यही सोच रही थी कि अपना भाई जरूर यही सोच रहा होगा कि ये दोनों फाइट करेंगे तो हम यहाँ से खाई से कूद के आराम से निकल चलेंगे, पर ये तो अब शांत हो गए हैं। तो वो पीछे मुड़ के अपने भाई से कहती है, भाई अब हम क्या करेंगे। तो अपना एमसी एक स्माइल के साथ कहता है, चिंता मत करो, वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। तभी बटर अपना मुंह पीछे करते हुए कहता है, मास्टर उधर कुछ तो हो रहा है। तो ये तीनों ही अब अपना मुंह घुमाते हुए पीछे देखते हैं और हमें दिखाते हैं कि पीछे काफी सारे गॉब्लिन सूंघते सूंघते लार टपकाते हुए इधर ही आ रहे थे। कुछ ही पलों में ये गॉब्लिन्स अपने हथियार लेके सीधे यहाँ पर पहुंच चुके थे और अब ये सभी लोग ये अटैक करने को तैयार थे। वो इन लोगों को देखते हुए जोर से लार टपकाते हुए दहाड़े मारने लग जाते हैं और तभी धरती से काफी सारे स्पाइक्स निकलते हैं और इन सब की बॉडीज में छेद कर देते हैं। ये देख के पीछे बटलर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाता है, बहुत बुरा हुआ, ये सब तो बस गॉब्लिन स्काउट्स थे। मिस्टर लू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, आखिर इनकी जैसी चीजें बाहर कैसे आ गई, क्या ये एरिया क्लियर नहीं था। तो इसका ग्रैंडफादर कहता है, ऐसा ही होता है जब तुम ठीक से पढ़ाई वढ़ाई करने की बजाय क्लब्स में जाके फालतू की परेशानी ही खड़े करते रहते हो। मेरी डॉटर इन लॉ का मिल्क इवन किसी प्योर हाई ग्रेड वाइटल एसेंस से भी ज्यादा बेहतर है। ये चीन बताता है कि इसके अंदर डिमोनिक बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन है और ये हाई लेवल के बीस्ट को भी अट्रैक्ट कर लेगी। तभी यहाँ काफी सारे गॉब्लिन्स इकट्ठा हो जाते हैं और इसी झुंड के अंदर एक बी रैंक की पीक का इलाइट गॉब्लिन भी था। वो गॉब्लिन एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए अपनी एक्स के साथ इन्हीं दोनों के ऊपर रश कर देता है। तो उसका ग्रैंडफादर कहता है कि इन सबको खत्म कर दो। ऑर्डर मिलते ही मिस्टर एंड मिसेस लू अपने बटलर के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इन सबको मारने लगते हैं। ये सब देखते हुए अपना एमसी पीछे खिसकते हुए कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। तो ये चेन को उठा के सीधा पीछे की तरफ खाई में ही कूदने लग जाती है और अब ये दोनों ही खाई से कूद चुके हैं। एकदम से ऐसे खाई से कूदता हुआ देख के एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि तभी अपनी यही भी अपनी आंखों को ओपन करती है। उसकी आंखों में कुछ बटरफ्लाई जैसे विंग्स बनने लगते हैं और अब आराम से यही आसमान में उड़ रही है। ये देख के अपना एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से यही से पूछता है, आखिर तुमने ये विंड टाइप फ्लाइट स्किल कब सीखी। तो यही हंसते हुए बताती है कि यही ने एक सिस्टम का मिशन कंप्लीट किया और उसके रिवॉर्ड में उसे ये फ्लाइट टाइप स्किल मिल गई। जो सुन के एमसी कंफ्यूजन में कहता है, व्हाट, एक मिशन। तो यही याद दिलाती है, अरे वो याद करो जब मैंने आपको नहलाया था, जब मैंने आपको पूरी तरह से अच्छे से नहला दिया तो मिशन कंप्लीट होने
की नोटिफिकेशन आती है और वहां मुझे रिवॉर्ड में एक विंड टाइप डिवाइन सेंस फ्लाइट स्किल मिली थी। ये याद करते से ही एमसी का ट्रोमा वापस आ जाता है और फिर वो एकदम हिचकिचाते हुए मनी मन सोचता है, बस मुझे एक बार ऐसे नलाने की वजह से ही तुम्हें इतनी रेयर विंड टाइप स्किल मिल सकती है। आखिर ये किस तरह का रेडिकुलस सिस्टम है। और वो मनी मन सिस्टम को गालियां देने लग जाता है और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मैंने अब तक आए हुए इसके सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब आगे इसके और 2 चैप्टर्स आ जाएंगे तो मैं एक्सप्लेन करके फिर से अपलोड कर दूंगा। न्यू चैप्टर्स आने में शायद से 1 डेढ़ हफ्ता लग जाएगा। और वैसे तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को अभी ये आवाज कैसी लग रही है, क्योंकि मैंने अपना एडिटर बदल दिया है। हाँ, पुराने वाले एडिटर से क्या एडिट करने में मजा नहीं आ रहा था, तो अब मैं डाविंची रिजॉल्व पे शिफ्ट हो चुका हूँ। और चुप चुप, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा। जानता हूँ इसमें आवाज काफी ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रही होगी या फिर कुछ अजीब भी लग रहा होगा। एक वॉइस अलग लग रही है, दूसरी आवाज अलग लग रही है। हाँ, ये काफी मुश्किल एडिटर है, इससे फेमिलियराइज होने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो तुम लोग 1-2 वीडियो के लिए झेल लो मेरी आवाज को। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 1-2 घंटे की वीडियोस भी डालूं, मतलब कि पूरा एक वीडियो जैसे कोई नई सीरीज शुरू करूँ तो उसको पूरा 1 घंटे की वीडियो डालूं। पर 1 घंटे की वीडियो में क्या 2 से 3 दिन तो लगेंगे ही। तो कमेंट में ये बता दें कि तुम लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए, 1-2 दिन में ही 10-15 मिनट की वीडियोस या फिर पूरे 3-4 दिनों में ये 1 घंटे की वीडियोस। और मैं बनाने वाला हूँ। हाँ, कोई फेंका फाकी नहीं चल रही है इधर। तो ठीक है, आई होप तुमने वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा लिया होगा, अच्छे से ऑल पे सेट कर देना। चलो अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तो तक के लिए